कैसे हो शुक्ला जी? आप ऑल वेल? बट हालात मैटर्स, अल्फाज डजंट मैटर्स, हालात मैटर्स। और वो भी रंगे हाथ सरेआम पकड़े गए रोड पे चश्मदीद गवाहों के साथ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया। क्या हुआ जामुन? लेटेस्ट न्यूज? जो न्यूज के किरदार है उनको आने तो दो। अरे क्या नाम है इसका, लड़की का? श्रावणी, शर्वरी, क्या नाम है? शर्मंगी, क्या नाम, क्या है? श्रावणी। प्यार को मराठी में क्या कहते हैं? प्रेम। आता तिच्यासाठी मराठी मध्ये गाणं गाऊया आपण. आम्ही तुम्हाके भालोबाची. इट्स बंगाली. ए बंगाली नहीं होता, बंगाली. पर मैं तो ये सोच रहा हूं उस बंदे ने कितने जल्दी डंप कर दिया दूसरे को. बेचारा एक उधर साउथ इंडिया चला गया. हाँ मैं वही. We'll just start in 2 minutes. Let everyone join क्योंकि आज पेपर चेक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है. हाँ जी. मानी के माँ के ही थे. मुझे ये समझ में आ रहा है इन लोगों के लिए भाषा कोई प्रतिबंध नहीं है. पंछी, नदियां, पवन के झोंके, प्यार की कोई सरहद नहीं होती. प्यार सिर्फ प्यार होता है भाई साहब. ये इन लोगों ने साबित कर दिया. बताइए जरा. हाँ, ये बेचारी को अकेला छोड़ दिया इसके टिकटॉक के साथ. बताओ, इधर उधर डोमिनोज में बैठ के टिकटॉक बनाना पड़ता है इसको. कैसे दिन आ गए बताइए. बहुत बुरे दिन आ गए इसके. हट. किसके साथ? क्या बोली? अच्छा, इंग्लिश में बोली इसलिए समझ नहीं आया. बहुत बढ़िया. हाँ जी, करें शुरू. विकास भैया, काका को बोल देना 8-10 के बाद किसी को ना भेजे अंदर. आप आ गए, धन्यवाद. सो लेटेस्ट न्यूज है, आज 2-3 दिन बाद स्टॉक मार्केट खुलेगा. और कल भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 50,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर देने का एक प्रस्ताव रखा है. उसके बाद आज उम्मीद है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो शेयर का प्राइस है वो ऑल ऑफ द सडन काफी बढ़ने वाला है. तो पार्टी नहीं बेटे तो होल्डिंग गेन है ना, रियलाइज गेन थोड़ी है. सो लास्ट फ्राइडे जब क्लोजिंग हुआ था तो 5,200 पे क्लोजिंग हुआ था और काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिला. 3,999 के आसपास शेयर जाके आया, 5,200 पे गया है और अभी एंटिसिपेशन है कि इट विल रीच समवेयर अराउंड 400 रुपीज प्लस टुडे. सो लेट अस सी. लाइफ टाइम हाईएस्ट आज देखने को मिलेगा. चलिए शुरू करते हैं. कल का आपका होमवर्क था कि आप लोगों को कल का टेस्ट पेपर वापस सॉल्व करना था. आज का दिन और कल का दिन अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि फिर मैं नहीं हूं तो मैं चाहता नहीं हूं नया टॉपिक चालू करना. जो भी डाउट्स है, जो भी डिस्कशंस है उसको क्लोज करेंगे और पेपर को सॉल्व ही नहीं करेंगे. मैं चाहता हूं आपके ऑब्जर्वेशंस जानना, इन द सेंस के आपने जब कल घर पे पेपर दिया, हॉस्टल पे पेपर दिया शाम को, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है? बहुत बढ़िया. तो आपको कैसा महसूस हुआ? व्हाट वाज द डिफरेंस एंड चेंज इन द कंडीशंस? जब यहां पर टेस्ट दिया
तो एक अलग कंडीशन थी, सामने एक मॉन्स्टर खड़ा था और वो बार बार आपको टाइमिंग याद दिला रहा था, 17 मिनट शेष, 15 मिनट शेष। लेकिन जब हॉस्टल पे किया होगा तो ऐसा कोई प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। भाई तेरे चक्कर में ना 4 लोगों ने कल ठोक देना था मेरे को सड़क पे। चैतन्य, मैं तुझे बड़ा सीधा समझता था रे। भाई तो तुम दोनों आसपास बैठे हो ना चैतन्य के, बच के रहना, वही तुम दोनों बता रहा हूं। कितने लोगों ने मेरे लिए छाता पकड़ा आज तक? बताओ जरा। मैं यहां धूप में मारा मारा बेचारे की तरह घूमता रहता हूं, आज तक मेरे लिए तो, अरे मेरी खुद की धर्म पत्नी ने छाता नहीं पकड़ा, हॉस्टल से आ रहे थे। बताओ भैया जी, रोड पे जब ये दृश्य दिखा, मैं रोड के बीच में गाड़ी रोका, मैंने कहा वाह, एक और प्रेम कथा, ये तो अपने ही लग रहे हैं। मैं गाड़ी रोड के बीच में रोका, पीछे वाले हॉर्न बजा रहे, पी पी पी, मैं बजाते रहे, अबे छोड़ना है, चल रहे, देख देख यहाँ पे हॉर्न बजा दो पीछे से। स्वाति मैम मेरे पास बैठे, क्या ये अपने हैं? एक और अमालगमेशन। मैंने कहा भाई साहब अलग ही लेवल है। फिर ये सब होने के बाद जब मैम पहचान गए तो मैम मेरे को बोले यार यू शुड हैव रिकॉर्डेड एंड मेड अ रील विद द बैकग्राउंड, क्योंकि आपका ये सीन देखने के बाद मेरे दिमाग में वही गाना बज रहा था, प्यार हुआ। मैंने कहा मैं अपनी आंखों से रील बना रहा था, आंखों से देख रहा था, ये चल ही आ रहा है। बहुत बढ़िया, अद्भुत, देश उन्नति कर रहा है। छाते पकड़ने चाहिए, बिना बारिश के छातों का बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत बढ़िया, हरिओम। बेटा ये ध्यान रखना, साई को धोखा मत देना। और वो आएगा थोड़ी देर बाद तो कैसे करेगा? हाँ, जून के एंड में आएगा, तब तक। वाह, अद्भुत। चलिए आगे बढ़े। अक्षत भैया छाप रहे हो अच्छी से, पूरी शिद्दत से? अच्छा, मोबाइल में करके लाया। अच्छा चलिए। मैं सिर्फ ये नहीं जानना चाहता हूं कि टेस्ट कैसा हुआ, मार्क कैसे हुआ, मैं ये भी जानना चाहता हूं हाउ वाज ओवरऑल एक्सपीरियंस। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो था वो देखा हुआ क्वेश्चन था, उसमें कुछ ज्यादा नहीं लगाओ, लेकिन थर्ड नंबर क्वेश्चन में बहुत सारे हिकअप्स आए होंगे आप लोगों को, है ना? तो उसको अच्छे से डील करना है, देखना है और समझना है। बेटा डबल मीनिंग, काका को बोल देना अब दरवाजा बंद कर दे। इस डबल मीनिंग का नाम क्या है? श्रुति सिस्टम। क्यों? अच्छा, एलवेश यादव की फैन है ये, बहुत बढ़िया। बेटा सब बच के रहना, चश्मा नहीं पहना उसने, किधर भी टकरा सकती है। ठीक है, पेपर को चेक करते हैं एक एक कर। लेट्स बिकम सीरियस, आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। हैप्पी बर्थडे रितिका, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, थैंक यू सो मच। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन से चालू करें। शैल वी फर्स्ट स्टार्ट विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ऑल ऑफ यू रेडी? हो गया सबका सेटअप वेटअप हो गया, बहुत बढ़िया। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, इट इज फॉर 10 मार्क्स। ओके, हो गया बेटा, हो गया। राजा राजी सगे बगाए थे।
बहुत बढ़िया। चलू मैं शुरू करूं आगे, चलिए। A Limited produces a single product X during the month of December 2023. Again, understand the approach to read and interpret the question. Lots of students were facing problem in reading the question yesterday. That's the most important thing. For the month of December, this data is worth noting. The data is for a month. The company has produced 14560 tons of X. The details for the month of December 23 are as follows. Actual production for the month is given and you are given the details for the month. So we have to ensure the data should be monthly. Material consumed is given, power consumed is given, diesel consumed is given, wages and salaries paid, gratuity and leave encashment, hiring charges paid for HEMM. इसका फुल फॉर्म हमने क्या देखा था? हेवी अर्थ मूविंग मशीन्स. सो बेसिकली ऐसी मशीन्स होती है जो अर्थ से जॉइंट होती है, करेक्ट, जिसको स्क्रू बोल्ट से हम लोग अटैच करते हैं. Hiring charges paid for cars used for official purpose, reimbursements of diesel cost for the cars, और उसके ऊपर है GST under reverse charge mechanism at the rate of 5%. तो 80,000 plus 20,000 1 लाख पे 5% GST एडिशनल कॉस्ट आप लोगों की होगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, ये आपको पे करना. सॉरी क्या? रिइंबर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट फॉर द कार्स, उस पे आरसीएम क्यों है? बिकॉज सिंपल सी चीज है, अगर वही कार्स कंपनी खुद से यूज करती थी, रिइंबर्समेंट का मतलब होता क्या है? द अल्टीमेट कॉस्ट इज बोर्न बाय द कंपनी. समझ में? इसीलिए उस पे पे कर. भाई साहब जो दिया है, मैं जीएसटी का टीचर तो हूं नहीं भाई, जो दिया है मैं उसको एज इट इज पढ़ा रहा हूं. मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर वेइंग ब्रिज. अगर आपको ये क्वेश्चन याद हो तो बहुत डिटेल डिस्कशन किया था. वेइंग ब्रिज का मतलब धर्म काटा हमने डिस्कस किया था. आई थिंक सीसीटीवी भी आएगा फिर यहाँ पे. हाँ ये आ गया. एएमसी कॉस्ट ऑफ सीसीटीवी. टीएडीए का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डीएनएस अलाउंस. द कंपनी हैज 180 एम्प्लॉइज, वर्क्स फॉर 26 डेज इन अ मंथ. तो आपको अगर याद होगा ये क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया था, इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी था, है ना, वो यहां पर नहीं है. अब मैं आपको बताता हूं इस पेपर में मैंने सेम क्वेश्चन क्यों दिया. बिकॉज जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था, मैं चाहता था ये देखना कि अगर सेम क्वेश्चन जो हमने किया है वो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो क्या हम उसे कर पाते हैं या नहीं कर पाते. कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके होंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस मेरे होंगे, साथ साथ में बता जाता हूं. पहली बात, रिवीजन इज अ परपेचुअल प्रोसेस. देयर कैन नॉट बी एनी वन सिंगल डे ऑफ रिवीजन के इस दिन बैठकर मुझे रिवीजन करना है. आप लोगों को बनाना पड़ेगा प्लान, सबसे इंपॉर्टेंट है. कल कुछ बच्चे क्लास के बाद मेरे पास आए थे, मैंने कुछ उनको पॉइंट्स बताए थे, मैं वापस रीट्रेट करता हूं फॉर एवरीवन, इवन फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स. ध्यान से सुनिएगा. आप लोगों की पहली प्रायोरिटी ग्रुप 2 है. एक कॉमन मिस्टेक जो आप में से मैक्सिमम लोग यहां पर कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप सभी लोग ग्रुप 1 को ओवर प्रायोरिटाइज कर रहे हो. ट्रस्ट मी एंड लिसन टू मी केयरफुली. 8 AM to 5:30 PM दिस इज योर टाइमिंग्स फॉर ग्रुप 2 क्लासेस. एक जनरल टाइम टेबल मैं आपको बताता हूं. 5:30 से 7 तक बिल्कुल पढ़ाई मत करो. थोड़ा सा चेंज हो सकता है बट लिसन टू मी. 5:30 से 7 बिल्कुल स्क्रीन टाइम मत रखो. ऑनलाइन वाले बच्चे बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं रखना है. इवन आप लोगों को भी स्क्रीन टाइम नहीं रखना है. प्रोजेक्टर्स देख रहे हैं, है ना, स्क्रीन्स देख रहे हैं तो आंखें थोड़ी स्ट्रेन हो जाती है. सुबह से पढ़ रहे हैं, ट्रस्ट मी आपकी एफिशिएंसी डाउन होती है. बहुत लॉजिकली और प्रैक्टिकली मैंने देखा है. एक बहुत सिंपल सवाल था कि एक क्लास कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए. बिफोर 2020 जो मेरी फेस टू फेस क्लास होती थी, भूमि जी यहाँ जाओ, तो कॉस्टिंग भी 3 घंटे का होता था और एडवांस अकाउंटिंग भी 3 घंटे का होता था. लेकिन फिर बाद में उसको 2.5 घंटा किया. अनअकैडमी के समय 2.5 घंटे की भी क्लास ली थी. लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, जो एफिशिएंसी 2 घंटे की क्लास में होती है ना, वो 2.5 घंटे में नहीं होती है. जैसे अगर मैं आपसे कहूं 2 घंटे की क्लास मतलब 120 मिनट की क्लास में मिनिमम 100 मिनट्स की प्रोडक्टिविटी निकलती है. तो 2.5 घंटे की क्लास मतलब 150 मिनट की जो क्लास होती है उसमें 120 की भी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती है, क्योंकि फिर कंसंट्रेशन एफिशिएंसी नीचे आने लगता है. अब ये सब साइंटिफिक चीजों को अगर आप सोचेंगे तो सुबह 8 बजे से शाम को 5:30 बजे तक आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं. आपका ब्रेन ऑलरेडी प्रोसेस कर रहा है, चीजों को रिसीव कर रहा है बहुत ज्यादा. 5:30 से 7 का ब्रेक नेसेसरी है उसको रिलैक्स करने के लिए, रेजुविनेट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए. ये 1.5 घंटे में ना
आप वो करें जो आपकी हॉबी है, बट स्क्रीन टाइम ना करें। अगर आपकी हॉबी है मूवीज देखना, वेब सीरीज देखना, तो प्लीज वो अवॉइड करें। फिजिकल एक्सरसाइज इज वन वेरी गुड थिंग यू कैन डू। एक्सरसाइज, दोज हु लाइक टू गो टू जिम, यू कैन गो टू जिम, लाइक टू डू योगा, गो फॉर योगा। किसी को सिंपल प्लेन वॉकिंग करना पसंद है, डू दैट। मैंने कल एक सजेशन दिया था, ऑफलाइन वाले बच्चे ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं घर से दूर रह रहे हैं, तो प्लग योर हेडफोन्स, टॉक टू योर मम्मी पापा, 1 घंटा कहाँ निकलेगा, और साथ साथ में वॉक करते चलिए। मेंटल और फिजिकल दोनों रेजुविनेशन हो जाएगा। अब 7 बजे के बाद, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आप खाना कब खाते हैं, क्या खाते हैं, आपको डेली, ध्यान से सुनना, डेली ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 घंटा निकालना है कॉस्टिंग के लिए, चाहे होमवर्क हो या ना हो। होमवर्क क्या होता है मैं आपको सिंपल बताता हूं। जो हमने क्लास में किया है उसके बेसिस पर कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, दैट इज योर होमवर्क। अगर सपोज कोई टीचर कभी आपसे नहीं कहता था कि होमवर्क है, तो आप कंफ्यूज होते थे कि आज मैं घर पे जाके क्या पढूं। तो होमवर्क इज नथिंग बट इट इज अ डायरेक्शन शोन बाय अ टीचर टू यू। जिस दिन होमवर्क नहीं है उस दिन आपकी रिवीजन चलती रहनी चाहिए। रिवीजन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एज आई सेड परपेचुअल प्रोसेस है। 1 से 1.5 घंटा डे टू डे वेरी हो सकता है। 45 मिनट्स to 1 hour you need to give daily to revise auditing। अब रिवीजन कभी भी वर्ड टू वर्ड नहीं होता है। जैसे आपकी ऑडिटिंग की क्लासेस 4 घंटे हो रही है, अभी आपको 45 मिनट से 1 घंटा देना है, लेकिन जब ऑडिटिंग का सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, क्लासेस खत्म हो जाएगी, तब आपको इस ड्यूरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। तब मे बी मैं आपसे कहूंगा 2 घंटा ऑडिटिंग को देना चाहिए आपको। अब वो एक स्लॉट में दो या एक घंटे के 2 स्लॉट दो, AM PM, ये डिपेंड करता है। रिवीजन का मतलब क्या होता है मेरे हिसाब से, देखो हर टीचर अपने सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बताएगा, मैं आपको मेरा स्टैंड बताता हूं। ऑडिटिंग और लॉ और SM, इसको डील करने का सबसे पहला तरीका है मेक योर ओन नोट्स। इट इज टाइम कंज्यूमिंग सर्टेनली, बट ट्रस्ट मी, द मोमेंट यू मेक योर ओन नोट्स थिंग्स बिकम्स वेरी सिंप्लीफाइड फॉर यू, बिकॉज फिर आपको याद रहता है। कल मैं देख रहा था रिसेप्शन पे भूमि जी बैठ के कुछ लिख रहे थे, मैंने पूछा क्या लिख रहे हैं, तो बोले जो मुझे याद है वो मैं लिखने की कोशिश कर रही हूं कि मुझे याद है कि नहीं। ट्रस्ट मी, दिस वोंट सस्टेन। Why it won't sustain, I'll tell you. Because बेटा, आप किसी एक पॉइंट पे अगर अटके ना, तो आपको उसके आगे का कनेक्ट नहीं होने वाला है, याद नहीं आने वाला। बट जिस पॉइंट पे आपने पॉइंटर्स बना लिए, जैसे काफी बार मुझसे पूछा गया कि सर आप स्पीच देते हो कहीं पे, ICI का इवेंट है कहीं पे भी, तो आपको याद कैसे रहता है आपको क्या बोलना है? तो मैं लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ याद थोड़ी करके जाता हूं। आई जस्ट मेक द पॉइंटर्स। आई टेल यू, मैं सबसे ज्यादा मेरा स्टेशनरी के कंजम्पशन है स्टिकी नोट्स का। मैं स्टिकी नोट्स पे पॉइंटर्स बना लेता हूं कि मुझे ये पॉइंट्स कवर करना है। बाकी तो ग्रामर है ना, फ्रेमिंग सेंटेंसेस इज जस्ट अ ग्रामर। मुझे ये पॉइंटर्स पे फोकस करना है। आप लोगों को भी पर्सनल नोट्स बनाते समय यही ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपका स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हुआ है, ऐसे 230 हुआ है, ऑडिट डॉक्यूमेंट, ठीक है। चलिए, ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मुझे रिवाइज करना है, तो क्या मुझे बैठकर वो 10-12 पेज 18 पेज का पूरा स्टैंडर्ड रिवाइज करना है? नहीं, मुझे दिमाग में कुछ पॉइंटर्स रखने हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या? अच्छा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डील्स विद द ऑडिट वर्किंग पेपर्स। अच्छा, ऑडिट फाइल, ऑडिट फाइल 2 टाइप की होती है, परमानेंट ऑडिट फाइल, करंट ऑडिट फाइल। तो ब्रॉडली मोटा मोटी मुझे पता होना चाहिए कि परमानेंट ऑडिट फाइल के कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए और करंट ऑडिट फाइल के कंटेंट्स क्या होने चाहिए। मुझे यह पता होना चाहिए कि ऑडिट पेपर्स जो हैं, वर्किंग पेपर्स जो हैं, वो किसकी अथॉरिटी होती है, किसकी ओनरशिप होती है? तो ऑडिटर की होती है। कितने सालों तक मुझे प्रिजर्व करके रखना है, ये भी मुझे, आप पॉइंटर समझ रहे हो। अब मुझे क्या वर्ड टू वर्ड, पैरा टू पैरा याद रखने की जरूरत है? एक ब्रॉड पॉइंट्स अगर मैंने याद रख लिए तो मेरा काम हो गया। इसी तरीके से देखो, जो भूमि ने किया वो गलत नहीं है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, बट शायद ये अभी उसका स्टेज नहीं है। आप समझ रहे हो? मैंने सेड बेबी टेक्स बेबी स्टेप्स फर्स्ट, देन ही स्टार्ट्स टू वॉक, रन एंड देन sprint and marathons and other things. Similarly, this is your stage where you need to prepare notes. Lot of students messaged me, said me, sir बहुत बोर होता है ऑडिटिंग में, जब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है, नींद आती है, यॉर्निंग आती है। वो सब बंद हो जाएगा जब नोट्स बनाना चालू कर दिया। क्योंकि नोट्स बनाना जो प्रोसेस है ना, वो इतना आसान नहीं है।
नोट्स बनाने के लिए आपको 4 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाकर समरी निकाल सकते हो। लेकिन एक आप चीज पता है, 4 बार आपने पढ़ा, आपका काम हो गया, याद ही हो गया ना, आपके दिमाग में फिट हो गया। आप पॉइंट समझ रहे हो? आंसर राइटिंग बहुत बाद में आएगा। तो डेली 1 से 1.5 घंटा हो गया, कॉस्टिंग अभी 45 मिनट से 1 घंटा हो गया, ऑडिटिंग जिसमें आपको पॉइंट्स रिवाइज करने हैं, पिन पॉइंट्स रिविजन्स करने हैं। उसके बाद आता है 1 घंटा एफएम, क्योंकि अभी एसएम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो 1 घंटा एफएम ये मैंडेटरी है। अब ये 7 के बाद करना है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आप खाना कब खाते हो। सपोज जैन लोग हैं, सूर्यास्त से पहले खाना खाते हैं, है ना, तो वो फिर उसको उस हिसाब से ब्रेक लेकर करेंगे, मे बी 8 बजे के बाद करेंगे। कोई लेट खाना खाता है, 10 बजे खाना खाता है, तो वो सोचेगा 7 से 10 3 घंटे में मैं ये कंप्लीट कर लूंगा, है ना। तो डिपेंड करता है इस फैक्ट पे। अब ये आपका मस्ट टू डू है, इसमें जीरो कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि सर फिर मैं ग्रुप 1 कब करूंगा? अब इन सब के बाद, और जो जरूरी काम है, कपड़े धोना है, ग्रोसरीज खरीदना है, अगर कोई सेल्फ कुकिंग करता है तो सेल्फ कुकिंग का है, ये सब करने के बाद अगर ताकत और टाइम दोनों बचता है तो फिर ग्रुप 1 करना है। कब करना है सर? ये डिपेंड करता है कि आप नाइट आउल है या मॉर्निंग राइजर है। अगर नाइट आउल है तो रात में करके सोइए, मॉर्निंग राइजर है सुबह उठ के करिए। लेकिन प्लीज डोंट प्ले विद योर हेल्थ। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, 6 आवर्स कंटिन्यू स्लीप इज मस्ट, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। 6 से ज्यादा भी वेस्ट है और 6 से कम भी वेस्ट है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, बट हम पूरा दिन जो हम अपने आप को हार्म करते हैं, डैमेज करते हैं, वो रात को रिपेयर होता है जब हम सोते हैं। जिन लोगों ने जिमिंग की है, कर रहे हैं, उनको पता है कि फैट बर्निंग प्रोसेस ऑल्सो टेक्स प्लेस व्हेन यू आर स्लीपिंग, एंड इट साउंड्स वेरी वियर्ड। नॉर्मली लोगों को लगता है कि जब हम कुछ इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तभी फैट बर्न होता है, ऐसा नहीं है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी रन हो रहा है, वो भी एक एक्सरसाइज है, तो उस प्रोसेस में फैट बर्निंग होती है। रात को हमारे बॉडी के ब्लड इंसुलिन लेवल्स हार्मोनाइज होते हैं, रात को हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल हार्मोनाइज होता है, बिकॉज दिन भर हम अलग अलग एनवायरनमेंट में जाते हैं। आपको पता है इस क्लास के अंदर जो ऑक्सीजन का भी लेवल है, क्लास के बाहर दोनों में डिफरेंस होगा। आप किसी पोल्यूटेड एरिया में जाएंगे और ज्यादा डिफरेंस होगा। तो आप सिंपल इमेजिन कर लीजिए, मधुमिलन चौक के आसपास आप हॉस्टल में रहते हैं, वहां से आप वॉक करते करते यहां तक पहुंचते हैं, क्लास में पहुंचते हैं, आप कम से कम यू गेट एक्सपोज टू 5 to 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट। आपकी बॉडी रेजिस्ट कर रही है। हम सब ने WBC RBC ये सब चीजें पढ़ी है ना, हमारी बॉडी रेजिस्ट कर रही है, फाइट कर रही है, इसमें भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, डैमेज हो रहा है। रात को पता है क्या है, हम एक यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट में 6 से 7 घंटा सो रहे हैं, हमारी बॉडी की पूरी एनर्जी मैकेनिज्म जो है उसको रिपेयर करने में लग रहा है, ब्लड प्रॉपर्ली प्योरीफाई हो रहा है। ये सुनने में आपको लगेगा कि क्या फालतू चीजें डिस्कशन कर रहे हो, फालतू नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 आवर्स स्लीप इज अ मस्ट इफ यू आर नॉट डूइंग। आप अभी ऊंचाई पे तो जरूर जाओगे, पर आप लंबाई में नहीं जाओगे। जैवलिन पता है ना, नीरज चोपड़ा, जैवलिन में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइट एंड लेंथ, दे बोथ मैटर्स। आपको जैवलिन इस तरीके से फेंकना है कि उसकी अच्छी हाइट भी होनी चाहिए और उसकी अच्छी लेंथ भी होनी चाहिए। आप सिंपल सी चीज इमेजिन कीजिए, फिजिक्स आपने पढ़ा है, यू आर स्टैंडिंग इन अ क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, एट द मिडल ऑन द पिच, यू हैव टू थ्रो अ बॉल, और बॉल इस तरीके से फेंकनी है कि बॉल हवा में रहनी चाहिए, जहां पहला टप्पा खाएगा वहां तक का डिस्टेंस काउंट होगा। तो आपको अगर बॉल दूर फेंकना है तो आप क्या करोगे, लो हाइट पे फेंकोगे या हाई हाइट पे फेंकोगे? क्यों हाई हाइट पे फेंकेंगे? बिकॉज लो हाइट पे ग्रेविटी ज्यादा होती। लो देखो, ग्रेविटी तो वैसे भी इंसर्ट होगी, आप हाई हाइट पे भी फेंकोगे तो एक पॉइंट पे ग्रेविटी उसको पुल डाउन करेगी, और लो हाइट पे अगर आप फेंकेंगे तो वो ग्रेविटी तुरंत उसको पुल डाउन करेगी। समझ गया? वैसे ही अगर आप अभी 2 घंटा 3 घंटा ही सो रहे हैं तो आप ऊंचाई पे तो बहुत जाएंगे अभी, लेकिन फिर एकदम से नीचे गिरेंगे। मतलब हो सकता है यू मे नॉट इवन एबल टू कंप्लीट द बैच। आपको पता है आपकी सबसे पहली विक्ट्री क्या है? जितने भी बच्चे देख रहे हैं, लाइव, रिकॉर्डेड, ऑनलाइन, ऑफलाइन, डजंट मैटर,
आपकी सबसे पहली जीत है डेली क्लास में पहुंचना। ये आप लोग एक्नॉलेज और रियलाइज नहीं करते हैं, बट करना चाहिए। ये कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो बच्चा आप मान के चलिए 90-95% अटेंडेंस रख लेता है, वो 20-25% गेम तो वहीं जीत जाता है, बिकॉज बैकलॉग्स नहीं है, बिकॉज एक कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है, एक हैबिट लगी हुई। पहली पहली गेम तो आपको वही जीतनी, जिसकी नींद कम हो रही है, खाना सही नहीं हो रहा है, आप समझ रहे हो, शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया है, उसके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे। पहला गेम ही वो हार जाएगा, 25% गेम हार जाएगा। आज क्लास में देखिए शालिनी नाम की वो लड़की नहीं है, मानव नहीं है, अटेंडेंस आप देख रहे हैं ड्रॉप हुआ है। फर्स्ट डे का अटेंडेंस आपको याद है, एकदम जैम पैक क्लास था। आज देखिए अटेंडेंस देखिए। आप पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? देखो मेरे मन में तो किसी बच्चे के प्रति कुछ पर्सनल है नहीं, पर ये करके नुकसान किसका होगा? खुद स्टूडेंट का ही नुकसान होगा। आप ये पॉइंट समझिए। ग्रुप 1 से एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी चाहिए? 15 अगस्त जब तक बैच खत्म होगा तब तक दोस्तों मिनिमम 30% ऑफ द एंटायर सिलेबस ऑफ ग्रुप 1 शुड गेट रिवाइज्ड। डोंट इवन कीप 100% इन योर माइंड। आई एम टेलिंग यू, डोंट इवन कीप 100% इन योर माइंड। इम्पॉसिबल है। अगर आप वो करेंगे ना तो आप उसी असमंजस में रहेंगे, डायलेमा में रहेंगे कि मैं ग्रुप 1 करूं या 2 करूं, 1 करूं या 2 करूं। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप प्रायोरिटी जीवन को देंगे। जैसे ही जीवन को प्रायोरिटी दिया, G2 हाथ से निकलता जाएगा। G2 का टारगेट सिंपल रखना है, 15 अगस्त तक यहां पर क्लास खत्म हुई और यहां पर हमारी रिविजन्स भी खत्म होनी चाहिए G2 की, तब तो बेटा जी पॉइंट बनता है, नहीं तो पॉइंट नहीं बनता है। तो कमिंग बैक टू माय पॉइंट, रिवीजन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटा मोटी एक टाइम टेबल मैंने सबको बताया है, ये टाइम टेबल आपको अडियर करना है। और फिर भी इसके बाद जीवन बचता है, डेडिकेट 1 डे टू जीवन। चलिए संडे को मैं 4 घंटे की जगह 5 घंटे करूंगा, पर जीवन ही करूंगा। और आप खुद ईमानदारी से समझते हैं। कल मुझसे दिव्यता ने सवाल पूछा कि सर जब आप कहते हैं 30% ऑफ ग्रुप 1 तो उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? मैंने क्या आंसर दिया था मैम कि 30% टॉपिक्स होने चाहिए, 30% टॉपिक्स होने चाहिए। आपके 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, उसमें से 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टॉपिक बेस्ड है। कितने बचे? 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर मैं 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का 30% निकालता हूं, आपको पता है मात्र 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। और मां कसम मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं, अभी भी यहां पर हर एक बच्चा ऐसा है जिसको कम से कम 8 से 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो अभी के अभी कॉन्फिडेंटली आते होंगे। तो 30% पे तो आज आप ऑलरेडी बैठे हो, आप समझ रहे हो। टारगेट करो 50%, बट 100% अगर आप सेट करोगे ना, इट विल बी वेरी वेरी ओवर एम्बिशियस, और उससे पता है आप ग्रुप 2 में भटक जाओगे। वो नहीं भटकना है। आपके जो भी पर्सनल चैलेंजेस हैं, आई एम रियली वेरी थैंकफुल आप आके मुझसे बात करते हैं इंडिविजुअली, और हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं, चीजें हमें समझ में आती है, कुछ रास्ता निकालते हैं। बट ये कहना चाहूंगा ऑल इन ऑल कुछ दिनों में रिजल्ट आएगा सीए इंटरमीडिएट May 24 का। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ कमिंग इन द नेक्स्ट 10 to 12 days, 14 days मैक्सिमम। आप लोग देखेंगे कि रिग्रेट के अलावा और कुछ बचता नहीं है लाइफ में। वर्सेस अगर आप बोथ ग्रुप क्लियर हो जाते हैं तो यू विल स्टार्ट विद योर आर्टिकलशिप। इंस्टीट्यूट 3 बार एग्जाम्स ले रही है, हमें उसका फायदा नहीं उठाना है, हमें एक ही अटेम्प्ट में क्लियर होना। और आप सबसे लकीएस्ट स्टूडेंट्स हो, बिकॉज आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं जो किसी को कभी नहीं मिलते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ है? तो इस चीज का ध्यान रखना है आप सभी को, कंटिन्यूसली प्रिपेयर करते रहिए। ये क्वेश्चन जानबूझ के डाला गया था जस्ट टू सी योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। ग्रुप 2 का कितना करना है ये मिनिमम मैंने आपको बता दिया। मोटा मोटी समझ लीजिए कि आपको दिन में 4 घंटे ग्रुप 2 को अभी देने। जब ऑडिट का क्लास खत्म हो जाएगा तब 4 की जगह मान के चलिए 5 घंटे देने पड़ेंगे। समझ में आए? 5 घंटे इसलिए देने पड़ेंगे बिकॉज तब ऑडिट ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, जिस पॉइंट पे ऑडिट की क्लास खत्म हो जाएगी
देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आप ऑडिट भूल जाओ, और आपको उसको रिटेन कब तक रखना है, जनवरी तक। मतलब 10 जुलाई को आपकी क्लास खत्म होगी, 10 अगस्त, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर और फिर जनवरी, 5.5 महीने आपको दिमाग में रखना है उस सब्जेक्ट को। तो अब मैं फिर से कहना चाहता हूं, बचपन में चैप्टर पढ़े हो ना, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, समझ में आ रहा है? ये डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, ये चैप्टर को ही आपको ध्यान रखना है। आप चिंता मत करो ऑनलाइन वाले बच्चों, मैं कल आप लोगों के साथ एक सेशन रख लूंगा ओनली विद यू गाइस, जस्ट टू डिस्कस विद यू गाइस। बट अभी समझ लीजिए, प्रॉब्लम्स आर कॉमन। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम बहुत सिंपल चीज सिखाता है, ट्रस्ट मी। मैथमेटिक्स का मुझे चैप्टर बहुत प्रैक्टिकल लगा। डिस्टेंस इज यूनिफॉर्म। अब डिस्टेंस अगर यूनिफॉर्म है और मैं अपनी स्पीड बढ़ाता हूं तो टाइम कम लगेगा, और मैं स्पीड घटाता हूं तो टाइम ज्यादा लगेगा। आपके केस में अच्छी चीज पता क्या है, आपको डिस्टेंस के साथ टाइम भी पता है। अब उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। समवन में कम एंड से, सर मैंने अपनी ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि मुझे पता है ऑडिट की क्लास खत्म होने के बाद 5.5 महीना मुझे ऑडिट पढ़ना है, ठीक है सर। मैं एक कंसिस्टेंट ड्यूरेशन फिक्स कर लेती हूं या कर लेता हूं कि रोज मैं ऑडिट इतनी देर पढ़ूंगी विदाउट एनी ब्रेक। विल दैट वर्क? आंसर इज यस। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपके गोल्स क्या है, आप कितने मार्क्स लाना चाहते हैं, आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीजें। नींद आने लगती है फिर, या नींद का ही आपको आंसर बता रहा हूं, 2 घंटे तो ऑडिट नहीं होगा सेल्फ स्टडी में। 1 घंटा, 1.25 घंटा ब्रेक ले लो, फिर और कर सकते हो। बट 2 घंटे एक स्ट्रेच में थ्योरी सब्जेक्ट आप कर ही नहीं सकते हो, ये बात तो फैक्ट है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल किसी दिन आप नोट्स बना रहे हो बैठ के। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो किसी दिन देखो इतने एंग्रॉस हो जाते हो ना, तो 3 घंटे भी कहां निकल जाते पता नहीं चलता। देन गुड टू गो ना ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन चेक करते हैं। ये देखिए सोल्यूशन आप लोगों के स्क्रीन पे है, चेक ऑल ऑफ यू। मटेरियल कंज्यूम्ड एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। देयर इज नॉट नेसेसरी दैट यू राइट डाउन हेडिंग्स लाइक डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर एंड ऑल, है ना। आपसे सिंपली क्या कहा है, प्रिपेयर द कॉस्ट शीट। सभी जने फोकस करेंगे यहां पर, देखिएगा। मटेरियल कंज्यूम 15 लाख, जो जो सही है टिक मार्क करते चलिए। वेजेस एंड सैलरी मिलाकर ये आ गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, और ये 2 चीजें आ गई आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फिर आपको मिला है प्राइम कॉस्ट। ये फिगर आपकी सही है क्या, सभी जने चेक करेंगे। प्राइम कॉस्ट की फिगर सभी जने, 2 सॉल्यूशंस होंगे सभी के पास, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। एक जो कल आपने क्लास में किया था उसमें भी चेक करना है, और दूसरा जो कल आपने घर पे किया था उसमें भी चेक करना है। आप खुद को एनालाइज कर रहे हैं, डिफरेंस इन यू एट क्लास वर्सेस यू एट होम। बहुत बढ़िया, प्राइम कॉस्ट हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने यहां पे फैक्ट्री कॉस्ट ऐड किया है। हाँ जी, HEMM डायरेक्ट। सर आप वही सवाल पूछ रहे हो जो उस क्वेश्चन में पूछे थे क्या? भाई मैंने लिखा है क्या हेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस पे? नहीं लिखा है ना, तो आप बिना हेडिंग लिखे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। समझ में आया सभी को? चलो, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड एट फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये डायरेक्टली क्यों आ गया? बिकॉज स्टॉक्स नहीं है यहाँ पे। WIP का ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं है, तो बहुत बेसिक और मिनिमल कॉस्ट शीट हमारी यहां पर बन रही है। कुछ स्टॉप ओवर पॉइंट्स का ध्यान रखना, कुछ फिगर्स जो आपकी सही होनी चाहिए उसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, फिर मार्किंग स्कीम पे मैं आऊंगा, ठीक है। फिर बाद में हम लोग आ गए ओवरहेड्स पे, चेक करिएगा। कार्स का रेंटल हो गया, रीइंबर्समेंट हो गया, GST आ गया, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ वेइंग ब्रिज आ गया, AMC इंस्टॉल्ड एट वेइंग ब्रिज आ गया, TADA ऑन होटल बिल एंड सेल्स मैनेजर आ गया, और फिर आपको मिला कॉस्ट ऑफ सेल्स। कल किसी ने मेरे को सवाल पूछा था कि सर ये कॉस्ट शीट में प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दिया है। अब मेरे को एक चीज बताओ, इज इट ऑलवेज नेसेसरी दैट यू प्रिपेयर योर कॉस्ट शीट टिल सेल्स एंड डिराइव प्रॉफिट? द आंसर इज नो। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये ICAI ने मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया है, ICAI के मॉड्यूल में भी है, ओल्ड सिलेबस के PYQ में रह चुका है। सिर्फ इतना डिफरेंस था, जहां GST है ना वहां पर वैट दिया हुआ था, बस उतना सा डिफरेंस था, फिगर्स के साथ सेम था। ये सर
वेइंग ब्रिज मैंने प्रोडक्शन ओवरहेड्स में लिया था। क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं आप मुझे एक बार? कौन से, इसी चैप्टर का है? नहीं, कौन से, 6 या 8? एक है मिनट, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 10। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ वेइंग ब्रिज एंड एएमसी कॉस्ट ऑफ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड एट वेइंग ब्रिज, ये दोनों ऊपर आना चाहिए प्रोडक्शन कॉस्ट। हाँ, अरे मेरे भाई वही तो बोल रहा हूँ, वो ऊपर आना चाहिए, तो वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आप ये लास्ट आंसर चेक कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका आ रहा है सही? क्लियर हुआ है यहाँ पे? अब देखना, इस क्वेश्चन में किसी वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। अब अगर आपकी ये सारी फिगर सही आती है, सिर्फ ये दो चीजें चेक कर लेना, वेइंग ब्रिज के जो दो खर्चे हैं वो ऊपर आने चाहिए प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। आप समझ गए? ये दो खर्चे यहां पर आ जाएंगे, अकॉर्डिंगली ये टोटल आपकी चेंज हो जाएगी। सॉरी, ये दो चीजें, मतलब ये दो चीजें, ठीक है, ये दोनों चीजें ऊपर आ जाएगी अकॉर्डिंगली आपका। सॉरी, हाँ, क्या कह रहे हैं वापस बताइए। एक मिनट, एक जना बोलो तो मैं सुन पाऊंगा। मई 22 की आरटीपी में, ओके। डिस्पैच है इसीलिए, एक मिनट मैं आरटीपी ओपन कर लेता हूं, नो प्रॉब्लम। आरटीपी मई 22 ना, ये रहा, हाँ ये रहा। और हमने सॉल्व करते समय कहां लिया था इसको? प्रोडक्शन में लिया था, तो मे बी देन आई वुड हैव मेड अ प्रॉब्लम, then maybe I would have made a mistake because okay, let me clarify, there are two different adjustments associated with it. Weighing bridge which is at the factory premises, और यहां पर लिखा है weighing bridge which is used for dispatch। इन दोनों एडजस्टमेंट्स में डिफरेंस है, ठीक है। तो लेट्स स्पिल ऑफ द बीन्स। अगर वेइंग ब्रिज दिया है फॉर डिस्पैच, तो लेट अस टेक इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि यहां पर दिया है। एंड इफ इट इज गिवन वेइंग ब्रिज इंस्टॉल्ड एट फैक्ट्री प्रीमाइसेस, तो हम कहां पर लेंगे? ऊपर लेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो अब आपके पेज नंबर 1 पे जाएंगे, सेल्फ एनालिसिस पेज पे, और वहां पर लिखेंगे एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू वेइंग ब्रिज। expenses relating to weighing bridge installed at factory premises, installed at factory premises, ये कहां पर जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। एंड यूज्ड for final dispatch, अगर ये दिया है तो कहां पे जाएगा? एडमिन ओवरहेड्स में। इंस्टॉल्ड एट फैक्ट्री प्रीमाइसेस जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। एक्चुअली आपको पता है इंस्टॉल्ड एट फैक्ट्री प्रीमाइसेस जो है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स और उसके साथ में जो आता है ना एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वहां पर भी जा सकता है। समझ रहे हैं आप? एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम चैप्टर नंबर 6 का, तो वहां पर आप देखिए
फैक्ट्री ओवरहेड्स और एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन हमने अलग अलग नहीं किया था, बिकॉज दे आर वन एंड द सेम। आप पॉइंट समझ रहे हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स और उसी के नीचे आया था एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो दे आर वन एंड द सेम। आप वापस नहीं समझे, नीचे का कह रहे हैं क्या? हाँ वो मैंने माय बैड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, माय बैड, बिकॉज एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। ये क्लियर हो गया? अब आते हैं वापस इस क्वेश्चन पे, ठीक है। सो राइटली पॉइंटेड आउट, आरटीपी का सोल्यूशन बिल्कुल सही है, बिकॉज इट इज एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। 3 फिगर्स आपको चेक करनी है, जो 3 फिगर्स मैंने हाईलाइट की है उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स देना है। कोई वर्किंग नोट यहां पर इसकी नहीं बन रही है, लेकिन अकाउंटिंग की तरह ध्यान रखना, कॉस्टिंग में भी वर्किंग नोट्स फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। अगर ये आखिरी वाली भी फिगर सही है, तीनों फिगर सही है, आप खुद को 10 आउट ऑफ 10 देंगे। क्या? वापस करेक्ट कर लेना ना भाई। कौन सा ये आईसीआई का तेरा मार्कशीट बन गया क्या आज? फिर मार्कशीट बन गया तो फेल हो गया तो बता दे। हाँ, सेकंड फिगर रॉन्ग है, बिकॉज आपने वो ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, आप अभी खुद को 10 आउट ऑफ 10 दे दीजिए और लिख दीजिए ये रेक्टिफिकेशन। क्लियर हो गया सभी का? अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, जो कि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। कल जब मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को इंटरप्रीट नहीं कर पाए। पहले क्वेश्चन को इंटरप्रीट करना सीखते हैं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। इस क्वेश्चन का एक बॉटम लाइन में आपको बता देता हूं। एक स्टेटमेंट हमने लिखा था, फिक्स्ड कॉस्ट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। डू यू रिमेंबर दैट? वो स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का बॉटम लाइन है। बहुत सारे लोगों ने कल फिक्स कॉस्ट ही गलत निकाली। जब मैं राउंड कर रहा था, मैं देख रहा था ऑनलाइन में भी यही हुआ होगा। मैं आपको बताता हूं किया क्या और होना क्या चाहिए। पीजे लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स हॉकी स्टिक्स, इट सेल्स द प्रोडक्ट एट ₹500 ईच। डेटा को समझना, ये आपकी प्रेजेंट सेलिंग प्राइस है, एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹125 ऑन ईच स्टिक। मतलब 500 रुपए की स्टिक है, 125 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब कॉस्ट कितनी हो रही है? 375। ये टोटल कॉस्ट है एट प्रेजेंट। क्लियर है सभी को? द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 5000 स्टिक्स एनुअली by using 50% of its machinery capacity। 100% पे काम नहीं कर रहा है, प्रेजेंटली 50% पे काम कर रहा है। आई डोंट नो फॉर्मेट्स कैसे बनेगा, बट अगर एक कॉलम बनता है प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट के कॉलम में मैं लिखूंगा 50%, नंबर ऑफ स्टिक्स लिखूंगा मैं 5000। ये क्लियर है? मुझे नहीं पता आगे पीछे और कौन सा फॉर्मेट बनेगा। 500 रुपए की सेलिंग प्राइस है, 125 रुपए का प्रॉफिट गिवन है, मतलब 375 रुपए, 375 रुपीज का क्या हुआ? टोटल कॉस्ट। अब कॉस्ट का स्ट्रक्चर देखना, और ये मैच होना चाहिए 375 से। 150 रुपए का मटेरियल कैलकुलेटर पे लेते हैं। हम अभी सिर्फ क्वेश्चन इंटरप्रीट कर रहे हैं। कल मैंने देखा सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट्स ही इसे इंटरप्रीट कर रहे थे, बाकी लोगों ने पता क्या किया? दे स्टार्टेड सॉल्विंग। वो बीपी बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने कहा 20 मिनट्स, दे जस्ट स्टार्टेड मेकिंग फॉर्मेट्स विदाउट रीडिंग क्वेश्चन। ये सबसे पहली मिस्टेक थी। 2 से 3 मिनट इन्वेस्ट करना है। 150 रुपए मटेरियल कॉस्ट, 50 रुपए वेजेस, 125 वर्क्स ओवरहेड्स और 50 रुपीज सेलिंग ओवरहेड्स। दोस्तों क्या इसकी टोटल 375 आ रही है? मतलब डेटा तो मैच हो रहा है, लेकिन यहां पर कुछ न्यूसेंस है। वर्क्स ओवरहेड देखो, मटेरियल वेरिएबल है, वेजेस वेरिएबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वर्क्स ओवरहेड कितना दिया है? 50% फिक्स्ड। बहुत सारे लोगों ने ये फिक्स्ड कॉस्ट को ढंग से नहीं निकाला था। क्या किया था मैं बताऊंगा आपको अभी। The anticipation for the next year is that cost will go up as under। अब प्रेजेंट एक कॉलम बना दिया, अब मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है यहां पर एक कॉलम बनेगा नेक्स्ट ईयर का, है ना। अब अगले साल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 10% से बढ़ेगी, वेरिएबल वेजेस जो है वो 20% से बढ़ेंगे और मटेरियल 5% से। मुझे लग रहा है इस पूरे क्वेश्चन में मटेरियल और वेजेस में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इजंट इट? आसान है। चैलेंज कहां पे होगा? देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन सेलिंग प्राइस। अभी भी 500 है और वापस भी 500 होनी चाहिए। देयर इज एन एडिशनल ऑर्डर। ये वर्ड पे जोर दिया जाए, एडिशनल।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशनल? ऑलरेडी 5,000 है, उसके अलावा सबसे पहले तो ये चेक करो कि आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप एडिशनल 2,000 बना सकते हो। अभी आप 50% पे काम कर रहे हो, आपकी 100% कैपेसिटी 10,000 स्टिक्स होती है, तो आप आराम से कर सकते हो। There is an additional order for 2,000 sticks in the year. Calculate the lowest price that can be quoted so that the company on the same profit it has earned in the current year. Another accident point, same profit. बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए कि सर ये सेम प्रॉफिट रुपीज में लेना है कि परसेंटेज में लेना है। कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आंसर फर्स्ट लाइन में ही है ना, प्रॉफिट पर यूनिट 125 रुपए। जब सेम प्रॉफिट बोला है तो सेम प्रॉफिट मतलब 125 रुपए। तो आपको यह बताना है कि अगर आप 125 रुपए का ही प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट, तो आपकी लोवेस्ट सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? लोवेस्ट सेलिंग प्राइस, थोड़ा कॉमन सेंस भाई सोच, 500 के ऊपर होगी या नीचे होगी? लोवेस्ट सेलिंग प्राइस 500 के ऊपर होगी या नीचे होगी? देखो अब दो आंसर्स हैं, तीसरा तो पॉसिबल ही नहीं है। दोनों आंसर्स यहां क्लास में। अक्षत का कहना है कि सर कॉस्ट बढ़ गई है, तो कॉस्ट तो आपकी इंक्रीज होगी और आप अपना प्रॉफिट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी सेलिंग प्राइस तो बढ़नी है। दैट साउंड्स वेरी लॉजिकल। हाँ, नीचे का आप दे रहे एक्सप्लेनेशन, नीचे का मतलब आर यू एक्सप्लेनिंग नीचे क्यों? प्रॉफिट उतना ही रहेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहे हैं। मैम का कहना है कि शायद फिक्स्ड कॉस्ट का अपॉर्शनमेंट बेहतर तरीके से होगा, इसलिए कॉस्ट नीचे जानी चाहिए। ये भी एक्सटेंड हो सकता है ना? लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि मेरी फिक्स कॉस्ट तो लग चुकी है, चाहे मैं 5,000 हॉकी स्टिक बनाऊं, 7,000 बनाऊं या मैं ना बनाऊं। फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं? जो संक कॉस्ट है, जिसका प्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। तो अब देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। ये आया सभी का आंसर? सॉल्व किया है सबने? चेक करिएगा, फोकस कीजिएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 500 है, प्रॉफिट पर यूनिट 125 है, गिवन है, तो टोटल कॉस्ट हमने निकाली 375। ये भी क्लियर है? नाउ अंडरस्टैंड, करंट ईयर में मैं पर यूनिट डेटा कैलकुलेट कर रहा हूं। पर यूनिट डेटा, मटेरियल कॉस्ट गिवन है 150, वेजेस है 5050। अब मैं आता हूं वर्क्स ओवरहेड्स पे। वर्क्स ओवरहेड्स आर 125, जिसका 50% फिक्स्ड है, 50% वेरिएबल है। तो वेरिएबल मैं निकालता हूं 62.5 और फिक्स्ड निकालता हूं 62.5 पर यूनिट है। समझना, मुझे टोटल निकालना पड़ेगा, अलग से निकालता हूं। ये देखिए मैं वेरिएबल में लिख रहा हूं 62.5। क्लियर हो गया ये? ठीक है। अब मैं आता हूं सेलिंग एक्सपेंसेस, वेरिएबल और फिक्स्ड। 50 रुपए में से 25% मतलब 12.5 रुपए वेरिएबल है और 37.5 पर यूनिट फिक्स्ड है। ये भी क्लियर है? अभी तक मैं फिक्स कॉस्ट पे नहीं पहुंचा हूं, हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर रहे हैं। क्यों वेरिएबल कॉस्ट को अलग करें, वो मॉरल ऑफ द स्टोरी ध्यान रखना। डिसीजन मेकिंग के लिए फिक्स्ड कॉस्ट इररिलेवेंट होती है। क्यों इररिलेवेंट होती है? बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट तो वैसे ही लगनी है ना भाई। आज अगर मैं बंद भी कर दूं सब कुछ तो भी फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा। मैंने आपको क्लासरूम का एग्जांपल दिया था, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो बेयर मिनिमम चार्जेस आते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो दैट गिव्स मी माय प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट है 275 पर यूनिट। क्लियर हो गया? पर सर आप तो 375 बोले थे ना, वो फिक्स्ड कॉस्ट मिला के था, ये सिर्फ वेरिएबल है। अब चेंज इन कॉस्ट को देखते हैं। दो वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, एक तो मटेरियल और दूसरा वेजेस। आप देखेंगे मटेरियल कॉस्ट 5% से बढ़ रही है, तो जो 150 था वो बन जाएगा 157.5। आप समझ रहे हैं? अभी आप सिर्फ समझिए, फिर आपने जो किया उसको देखेंगे बाद में। लेबर कॉस्ट जो है वो 20% से बढ़ रहा है, 50 की जगह हो जाएगा 60 रुपए। Is there any change in variable works overheads or selling expenses? No. So my total variable cost comes to 292.5. Is this clear? Now we come to the most critical calculation of fixed cost, जहां पर बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक की है।
माय डियर फ्रेंड्स, कल मैंने देखा था जब मैं राउंड कर रहा था, बहुत सारे बच्चे 2000 यूनिट की फिक्स कॉस्ट पता है कैसे निकाल रहे थे? स्क्रीन पे देखिएगा, 62.5 इंटू 2000, 37.5 इंटू 2000। ये बिल्कुल गलत है। ये गलत क्यों है अब समझना दोस्तों। यहां पर ये जो फिक्स्ड कॉस्ट की रेट आई है ना, ये रेट कैलकुलेट की है फॉर दोस मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब क्या, अगर आप देखेंगे यहां पर तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी 62.5 इंटू 5000 यूनिट्स। 62.5 into 5000 that becomes 3,12,500। यहां पर टोटल फिक्स कॉस्ट होगी 37.5 into 5000 यूनिट्स, 187,500, और टोटल फिक्स कॉस्ट होगी 5 lakhs। इसका लेवल ऑफ एक्टिविटी से कुछ लेना देना नहीं है। अब अगर मैं सिर्फ 2000 भी बनाऊंगा तो भी ये 5 लाख रहेगा। अगर मैं एग्जिस्टिंग 5000 प्लस 2000 7000 बनाऊंगा तो भी ये 5 लाख ही रहेगा। ये जो रेट्स कैलकुलेटेड होते हैं, ये रेट्स कैसे निकाले जाते हैं इसका फॉर्मूला समझिएगा। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट या बजटेड यूनिट्स। समझ में आया? ये जो 62.5 का रेट निकाला है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट को 5000 से डिवाइड करके निकाला है। अगर आप 62.5 को सिंपली 2000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भाई आप फिक्स कॉस्ट कहां कंसीडर कर रहे हो? वो कौन सी कॉस्ट बना दी आपने? उसको वेरिएबल कॉस्ट बना दी। जैसे मटेरियल कॉस्ट होता है, जैसे वेजेस होता है, वैसे आपने उसको कौन सी कॉस्ट बना दी? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, वो फिक्स्ड कॉस्ट है, 5 लाख रुपए। और क्वेश्चन कहता है दिस विल इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट? 10%। मतलब नेक्स्ट ईयर में ये कितनी बन जाएगी? 5,50,000। ये देखिए डेटा मैच हुआ, पहले 5 लाख और फिर कितना जाके बन गया? 5,50,000। अब सवाल यहां पर यह है कि मैं लोएस्ट प्राइस कितना कोट कर सकता हूं? हाउ मच कैन बी माई लोएस्ट प्राइस? चेक करिएगा। लेट लोएस्ट प्राइस टू बी कोटेड बी के, आप इसकी जगह एक्स ले सकते हैं। नाउ माई टोटल सेल्स इज इक्वल टू टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट मतलब अभी मैं कितना प्रॉफिट अचीव कर रहा हूं? 125 रुपीज पर यूनिट इंटू 5000 यूनिट्स, है ना, प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब ये जो वेरिएबल कॉस्ट मुझे लेना है, ये कौन सी लेना है? आने वाले साल में, जो नए साल में नई वेरिएबल कॉस्ट होगी मेरी, वो मुझे लेना है, प्लस फिक्स कॉस्ट। टोटल सेल्स 5000 इंटू 250। व्हाट इज दिस 250? सॉरी, 5000 इंटू 500 होगा। हाँ, कुछ मिस्टेक है यहां पे, टाइपिंग एरर। 5000 इंटू 500, ये मेरा एग्जिस्टिंग सेल हो गया, प्लस ये मेरा एडिशनल सेल हो गया। समझ में आ रहा है? दिस विल गिव मी फिगर ऑफ टोटल सेल्स। ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? भाई मेरा टोटल सेल 7000 यूनिट का होगा। 7000 यूनिट में से 5000 यूनिट मैं किस प्राइस पे बेच रहा हूं? 500 रुपए। उसको मुझे चेंज करना है? नहीं। लेकिन जो 2000 यूनिट मैं बेचूंगा वो किस प्राइस पे बेचूंगा मुझे पता नहीं है। उसको मैंने क्या अज्यूम कर लिया? के। आप एक्स अज्यूम कर लीजिए। दैट इज इक्वल टू, उसको मुझे किसके साथ इक्वेट करना है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टारगेट प्रॉफिट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। अब समझना टारगेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए। कुछ टाइपिंग एरर्स दिख रही है मुझे यहां पर, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
ये वाली लाइन आप पढ़ रहे हैं, कैलकुलेट द लोएस्ट प्राइस दैट कैन बी कोटेड, प्लीज 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 concentrate, calculate the lowest price that can be quoted by the company to earn the same profit it has earned in the current year. इस पॉइंट पे फोकस करना, same profit it has earned in the current year. Are they talking about unit profit or total profit? Total profit that they have earned in the current year. How much is the total profit that they have earned in the current year? 5,000 units multiplied by 125, 6,25,000. Are you getting my point? इतना प्रॉफिट चाहिए, प्लस वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, प्लस फिक्स कॉस्ट चाहिए. इसको प्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं. बहुत सॉर्टेड है, प्लीज सब जने ध्यान दीजिए यहां पे. कम ऑन ऑल ऑफ यू, देखो प्लीज प्लीज कॉन्सेंट्रेट. हमें पूरा क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं. करंट ईयर का डेटा क्लियर हो गया, पर यूनिट डेटा क्लियर है. अब सवाल यहां पर है, लोएस्ट प्राइस में मैं कितना बेच सकता हूं अगर मुझे उतना ही प्रॉफिट चाहिए जितना मेरा पिछले साल में था, करंट ईयर में था. ठीक है, कैसे निकालूंगा मैं करंट ईयर में कितने यूनिट्स बेचूंगा, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. कम ऑन, करंट ईयर में मतलब आफ्टर दिस 2000 यूनिट, 5000 प्लस 2000, टोटल 7000 यूनिट बेचूंगा मैं. ये क्लियर हो गया. अब 7000 यूनिट बेचने के लिए मुझे 7000 यूनिट बनाने पड़ेंगे. सबसे पहली कॉस्ट मैं लेता हूं वेरिएबल कॉस्ट फॉर 7000 यूनिट्स. एक यूनिट की रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 292.5. यहां तक सबको क्लियर है? एक यूनिट की रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट 292.5. यहां तक क्लियर है सबको? पक्का? कोई भी डिटैच्ड है? ले भाई बस. अब ठीक, 292.5 ये क्लियर है सबको? चलिए देखो, मैं ब्रैकेट बना रहा हूं और मैं ब्रैकेट में लिखता हूं 292.50 मल्टीप्लाइड बाय कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे. कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है. 292.5 इंटू 7000 हो रहा है 20,47,500. ये क्लियर हो गया? पक्का? और कौन सी कॉस्ट लगेगी, कितनी लगेगी फिक्स कॉस्ट? 5,50,000. ये भी क्लियर है? अब दोनों की टोटल लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट 25,97,500. ये भी क्लियर हो गया? पक्का? अब समझना, इसके अंदर मुझे चाहिए प्रॉफिट, तो मैं यहां पर ऐड करूंगा डिजायर्ड प्रॉफिट. ये डिजायर्ड प्रॉफिट कितना चाहिए, द सेम अमाउंट विच आई अर्न इन द करंट ईयर. कितना अर्न किया था मैंने, 5000 स्टिक्स पे 125 रुपए के हिसाब से 6,25,000. तो अब मुझे मिलेगा डिजायर्ड सेल्स. डिजायर्ड सेल्स कितना है, 25,97,500, 32,22,500. ये क्लियर है? अब समझना प्लीज प्लीज कॉन्सेंट्रेट. ये 32,22,500 दो लॉट्स बेचकर बनेगा. एक लॉट तो बनेगा 5,000 स्टिक्स 500 रुपए के रेट से, मतलब उसका अमाउंट कितना होगा, 25 लाख. ये क्लियर है? तो एडिशनल जो 2000 स्टिक्स में बेचूंगा उससे मुझे कितना अमाउंट रियलाइज करना है, 32,22,500 माइनस 25 लाख 7,22,500. सब जने ये फिगर तक पहुंचे? मतलब मुझे 722,500 का सेल्स करना है बाय सेलिंग हाउ मेनी यूनिट्स, 2000. तो मेरा यूनिट सेलिंग प्राइस मिनिमम कितना होगा, 361.25 per unit. Are you getting my point? So this is the lowest price at which I can offer to sell my additional hockey sticks. हाँ जी सर, additional 2000 hockey sticks, 361.25.
क्लियर हुआ? अब एक काम करता हूं, मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन 3 कॉलम्स में बना के बताता हूं, आप साथ में कॉपी कर लीजिएगा। इसका स्टैंडर्ड आंसर बनेगा 3 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट और नेक्स्ट ईयर। बनाए वैसे? चलो डन, यहीं पे बना दो। चलो फटाक से करता हूं और मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, आप चेक करते चलिएगा। ओके चलो कॉन्सेंट्रेट। करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर 5000 यूनिट्स, नेक्स्ट ईयर 5000 प्लस 2000 यूनिट्स। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, चले एक एक करके कॉस्ट निकालते हैं। सबसे पहली कॉस्ट कौन सी है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं वेरिएबल। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, सभी जने देख के बताएंगे। करंट में 150 रुपीज। क्लियर हो गया सभी को? तो मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं 150 रुपीज, और टोटल आएगा 5000 इंटू 150, 7,50,000। डायरेक्ट वेजेस, ये भी वेरिएबल है। डायरेक्ट वेज कॉस्ट कितना है पर यूनिट? 50 रुपए। ठीक है, 50 रुपए पर यूनिट इंटू 5000 यूनिट, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ सभी को? सभी जने प्रॉपर पक्का? और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वर्क्स ओवरहेड्स वेरिएबल। वर्क्स ओवरहेड्स वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाला, ये सबको क्लियर हुआ है? सभी जने ध्यान देंगे। 125 रुपीज पर यूनिट है, उसमें से 50% वेरिएबल है, मतलब 62.5। ठीक है, ये देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं 62.5। तो 62.5 इंटू 5000 यूनिट, ये हो रहा है 3,12,500। फिर मैं इसमें लिखता हूं और कौन सी ओवरहेड्स है भाई? सेलिंग एक्सपेंसेस 12 रुपए 50 पैसे वेरिएबल है। सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल 12.5। मैं ये जो ब्लैक कलर से लिख रहा हूं ना, ये पर यूनिट लिख रहा हूं, है ना? सो 12.5 इंटू 5000 दैट बिकम 62,500। ये क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट, प्रॉब्लम? पक्का? अब मैं आता हूं वेरिएबल फिक्स कॉस्ट में। फिक्स कॉस्ट में भी मेरे पास दो है, वर्क्स ओवरहेड्स और सेलिंग एक्सपेंसेस। ये भी है फिक्स्ड। क्लियर हो गया सभी को? अब यहां पर मैं यूनिट फिक्स कॉस्ट निकाल सकता हूं क्या? क्या मैं यूनिट फिक्स कॉस्ट लिख सकता हूं क्या? नहीं, मैंने कैलकुलेट किया है, बट वो 5000 यूनिट्स के लिए टोटल होगा। कैसे होगा? 62.5 मल्टीप्लाइड बाय 5000 यूनिट्स कितना हो रहा है? 3,12,500। आप समझ रहे हैं? फिर से समझ लेना, मैं बार बार रिपीट करता हूं, फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द नंबर ऑफ यूनिट्स, इट रिमेन्स फिक्स्ड। इसीलिए मैंने पर यूनिट नहीं लिखा है, क्योंकि लिख के कोई सेंस ही नहीं है। रियली स्पीकिंग रेलेवेंट फिगर कौन सी है? 3,12,500। क्लियर हो गया? अब आते हैं वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस में फिक्स्ड। सेलिंग एक्सपेंसेस में फिक्स मेरे हिसाब से 37.5 रुपीज पर यूनिट था, इंटू 5000 यूनिट कितना आ रहा है? 1,87,500। ये भी क्लियर हो गया सबको? पक्का? 100% ऑल ओके? अब मैं यहां पर क्या करता हूं दोस्तों, एक ले लेता हूं टोटल। तो मुझे यहां पर जाकर क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट 3,12,500, 62,500, 3,12,500 और 10 लाख, कितना आ रहा है? 18,75,000 आ रहा है क्या? सभी का चेक कीजिएगा, 1875 आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके नीचे दो ही फिगर्स आएगी,
एक फिगर आएगी प्रॉफिट की और एक फिगर आएगी सेलिंग प्राइस की। क्या मुझे दोनों फिगर्स पता है? मुझे दोनों फिगर्स पता है, मैं कोई भी पहले लिखूं कोई भी बाद में लिखूं फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रॉफिट मेरा कितना है 125 रुपीस पर यूनिट और सेलिंग प्राइस कितना है 500 रुपीस पर यूनिट। तो 500 रुपए इंटू 5000, टोटल सेल्स कितना हो रहा है 25 लाख रुपए। ये क्लियर हो गया सभी को? कैसे आया 25 लाख? क्लियर है ना? 500 रुपए पर यूनिट और प्रॉफिट है 125 रुपए पर यूनिट। तो 125 इंटू 5000 6,25,000। एक बार जरा चेक कर लो टोटल टैली हो रहा है क्या? ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अगर ये इतना कॉलम सही है सपोज, तो आपको आधे मार्क्स मिल जाते हैं, 5 मार्क्स मिल जाते हैं। ये क्लियर हो गया? स्टेप वाइज मार्किंग में जा रहे हैं, 5 मार्क यहां पे मिल जाते हैं, पक्का? कोई प्रॉब्लम? चलूं आगे। अब समझना क्वेश्चन ने क्या कहा है, इन द फोर्थ कमिंग ईयर नेक्स्ट ईयर वी हैव टू अर्न द सेम प्रॉफिट एज इन करंट ईयर। लुक एट ईयर, कैन आई मेक एन एरो लाइक दिस? Can I make an arrow like this and make this figure constant of 6,25,000? Are you getting my point all of you? Can I make it constant 6,25,000? कोई प्रॉब्लम? पक्का? अब करंट ईयर में चेंज क्या क्या हो रहा है, कॉस्ट में क्या क्या चेंज हो रहा है। सबसे पहले आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में। फिक्स्ड कॉस्ट में कितना इंक्रीज हो रहा है? तो जो 3,12,500 है ये प्लस 10% कितना हो जाएगा 343,750 और 187,500 प्लस 10% हो जाएगा 206,250। ये भी क्लियर है सबको? क्लियर है सभी को यहां तक? सर आपने इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स क्यों नहीं दिए? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट में नंबर ऑफ यूनिट्स का कोई रोल नहीं होता है। ये क्लियर हो गया? पक्का 100%। अब मैं आता हूं वेरिएबल कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट में दो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, एक तो नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि अब आप 5,000 नहीं बना रहे हो, अब आप 7,000 बना रहे हो, और दूसरा मटेरियल कॉस्ट और वेजेस में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एक बात बताओ, वर्क्स ओवरहेड्स और सेलिंग एक्सपेंसेस का जो वेरिएबल है उसमें कोई कॉस्ट इंक्रीज हुई है? तो क्या मैं ये दोनों फिगर्स को एज इट इज लिख दूं 62.5 एंड 12.5 पर यूनिट और उसको 7,000 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्योंकि देखो कॉलम में ऊपर मैंने क्या लिखा है, नेक्स्ट ईयर में कितने यूनिट्स बनाने हैं 7,000। तो 62.5 इंटू 7,000 चेक करिएगा, इज इट कमिंग 437,500। 12.5 इंटू 7,000 87,500। ये भी सबको क्लियर है क्या? चेक करते चलिए, पक्का 100%। अब मैं आता हूं मटेरियल कॉस्ट में, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है मटेरियल कॉस्ट, चेक करिए। मटेरियल कॉस्ट 5%। एक सेकेंड, एक यूनिट का मटेरियल कॉस्ट है 150 रुपए, प्लस 5% कितना होगा? वेरी गुड, 157.50 और इसको मल्टीप्लाई कितने यूनिट से करेंगे? वेरी गुड, तो 11,02,500। क्लियर हुआ? एक यूनिट का लेबर कॉस्ट है 50 रुपए, इंक्रीज हुआ है 20% 10 रुपए, मतलब पर यूनिट होगा 60 रुपए। ये 60 रुपए को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 7,000 से, 4,20,000। पूरी कॉस्ट आ गई क्या मेरे पास? टोटल ले लेते हैं, 11,02,500, 437,500, 87,500, कितना आ रहा है? 25,97,500। यहां तक आया सभी का? ये मेरी टोटल कॉस्ट होगी, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट है 6,25,000। तो मेरी टोटल डिजायर्ड सेल्स, सेलिंग प्राइस नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए टोटल सेल्स। टोटल सेल्स विल बी 32,22,500।
यहां तक सबका क्लियर है क्या, चेक करिए। तो मैं लास्ट की 2 स्टेप्स आपको बताता हूं। अब ये 32,22,500 का सेल्स का रेवेन्यू करना है मुझे, जिसमें से 5,000 यूनिट मैं 500 रुपए पे ही बेचूंगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो जिसमें से 5,000 यूनिट अगर मैं 500 पे बेचता हूं तो वो सेल हो गया 25 लाख रुपए। मतलब मुझे एडिशनल सेल कितना करना है, 7,22,500। और वो कितने यूनिट्स बेचकर करना है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट मैं कितनी दे सकता हूं, 361.25 पर यूनिट। दिस इज योर फाइनल आंसर। वेरिएबल सही है, वेरिएबल सही है और फिक्स कॉस्ट आपका गलत है। ओके मैं आपको सेकंड वाले कॉलम का मार्किंग स्कीम बताता हूं। पहला वाला कॉलम सही है, 5 मार्क आपको मिल सकते हैं अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाले कॉलम का मार्किंग स्कीम। सबसे इंपॉर्टेंट फिगर पता है कौन सी है सेकंड वाले कॉलम में, 6,25,000 की। ये वाली फिगर आपकी सही है तो 1 मार्क आपको यहां पर मिल जाता है। समझ में आया? ये दोनों फिगर सही है तो 1 मार्क आप खुद को यहां अवॉर्ड कर सकते हैं। मतलब आप देखेंगे इवन जो आईसीआई का सोल्यूशन है उसमें 5 लाख रुपए टोटल फिक्स कॉस्ट लेकर उसको 10% से बढ़ाया, हमने उसको स्प्लिट करके लिखा है, तो उसका कुल मिलाकर 1 मार्क बनेगा। ये क्लियर हो गया? 1 मार्क होगा इस फिगर का, 1 मार्क होगा फाइनल आंसर का, और 1 मार्क होगा सारे वेरिएबल कॉस्ट का। अकॉर्डिंगली आप खुद को मार्क्स दे सकते हैं। 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 6 मार्क्स। Now check all of you. सोल्यूशन आपके सामने है। अब इस पे से मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया है अभी। लिसन टू माय क्वेश्चन एंड कैलकुलेट ऑन कैलकुलेटर्स। रेडी ऑल ऑफ यू? सेम डेटा है, सेम क्वेश्चन है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं चेंज कर रहा हूं। इन द नेक्स्ट ईयर कंपनी वांट्स टू सेल एडिशनल 2,000 हॉकी स्टिक्स but want to earn the same rate of profit which they earned in the current year. Quote the minimum selling price. जितना करंट ईयर में रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न किया था उतना ही रेट ऑफ प्रॉफिट उनको अर्न करना है इन द नेक्स्ट ईयर। तो एडिशनल जो 2,000 हॉकी स्टिक्स बेचेंगे उसका आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताना है। इतना जल्दी आंसर नहीं आ सकता, तो आप अच्छे से कैलकुलेट करके बताइएगा, जल्दबाजी में दुर्घटना होगी। What is the minimum selling price for additional 2,000 hockey sticks if the company desires to earn the same rate of profit? What will be the minimum selling price for additional 2,000 hockey sticks if the company desires to earn the same rate of profit which they earned in the current year? हाँ जी,
अक्षत सर क्या है आपका? हाँ। द करेक्ट आंसर इज 481.67। जिसने भी 486.25 दिया है गलत आंसर है। अब मैं 481.67 कैसे सही है या सही आंसर कैसे है मैं आपको बताता हूं। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा सभी जन, ठीक है? कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन ऑल ऑफ यू। नाउ माय डियर फ्रेंड्स लुक एट हियर। मैंने क्या कहा? करंट ईयर में रेट ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो मैं यहां पर आकर निकालता हूं रेट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन रेट ऑफ प्रॉफिट मैं निकालूंगा टू कॉस्ट प्राइस। वाई टू कॉस्ट प्राइस? बिकॉज सेलिंग प्राइस तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पर देखूंगा 6,25,000 डिवाइडेड बाय 18,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये होता है 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस। यहां तक क्लियर है सभी को? अब आपने देखना है कि नेक्स्ट ईयर में मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 25,97,500। इसमें मैं ऐड करूंगा डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट जो मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन में 625 लिया था, बिकॉज वहां का सेम प्रॉफिट एज इन द करंट ईयर, मैं इसकी जगह यहां पर लूंगा 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो 25,97,500 डिवाइडेड बाय 3, तो ये होता है 865,833। क्लियर हो गया? तो अब कितना अमाउंट होता है? 25,97,500, 34,63,333। ये है मेरा डिजायर्ड सेल्स। क्लियर हो गया? अब ये जो डिजायर्ड सेल्स है ये मुझे 2 लॉट बेचकर अर्न करना है। एक 5,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 500 रुपए, मतलब 25 लाख। समझ में आया? बाकी का कितना अमाउंट रियलाइज करना है? तो मैं एक बार 25 लाख माइनस करता हूं। सर मुझे रियलाइज करना है 9,63,333। ये क्लियर है? लेकिन ये कितने यूनिट्स बेचना है? 2,000। तो मैं कितने में बेचूंगा? डिवाइडेड बाय 2,000। चेक करिएगा 481.67 आया। क्लियर हुआ? छोटे से वर्ड्स पे पूरा के पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। ये छोटे छोटे वर्ड्स को मार्क करके रखना है, बिकॉज यहां पर चैलेंज हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा काफी बार, आप देखिए आईसीआई का जो सोल्यूशन है ये हमारे समझ में नहीं आया। उन्होंने क्या किया? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया, फिर नीचे टोटल फिक्स कॉस्ट के ले लिया। लेकिन ये वाला समझ में आ गया ना आपको? जो समझ में आया वो चलेगा। क्लियर हो गया? पक्का? ये किसी को लिखना है तो लिख लीजिएगा ये वाला पार्ट। कौन सा? फोर 486.25 किसका आया था? हाँ हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा उसकी तरह सिमिलर है। वो आपको याद है हमने क्वेश्चन किया था मटेरियल कॉस्ट 30%, वेजेस 40%, ओवरहेड्स 30%, उसी की तरह है। डन ऑल ऑफ यू? वो क्यों नहीं समझ में आया? क्वेश्चन ने साफ तो कहा है, सो क्वेश्चन ने क्लियरली तो बोला है। मैं बताता हूं, ये लिख लिया? सभी का हो गया?
ये देखो अक्षत सर पढ़िए, there will not be any change in the selling price, there is an additional order for 2006। अब ये दोनों सेंटेंस को इंटरप्रीट करना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑल ऑफ यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट, स्टॉप टॉकिंग। अक्षत का सवाल ये है कि क्वेश्चन क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है कि 2000 यूनिट का ही सेलिंग प्राइस निकालना है। मैं आपको बताता हूं कैसे। अक्षत आप क्या करो, मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, उतने क्वेश्चन को अलग से पढ़ना। थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन गया। ये सिर्फ इतने क्वेश्चन को द एंटिसिपेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर इज दैट कॉस्ट विल गो अप एज अंडर, फिक्स चार्जेस 10%, वेजेस 20%, डायरेक्ट मटेरियल 5%, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन सेलिंग प्राइस। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया कि इवन दो आने वाले साल में कॉस्ट आपकी बढ़ रही है पर आपकी सेलिंग प्राइस कम नहीं हो रही है। अब इसके आगे क्वेश्चन एक अलग फेज पे जा रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है, देयर इज एन एडिशनल ऑर्डर ऑफ 2000 स्टिक्स इन द नेक्स्ट ईयर। सबसे पहले तो चेक करो कि आपकी कैपेसिटी है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। आंसर है यस। कैलकुलेट द लोएस्ट प्राइस दैट कैन बी कोटेड सो दैट द कंपनी कैन अर्न द सेम प्रॉफिट एज इट हैज अर्न इन द करंट ईयर। समझ में आया कि अगर अब आप एडिशनल 2000 यूनिट्स बनाते हैं, देखो लॉजिकली सोचना, इसका आंसर होना चाहिए कि 500 रुपए से प्राइस कम होगी। मैं आपको बताता हूं कॉमन सेंस बेसिस पे क्यों होगी। भाई देख, मेरे पास क्या आज 2000 यूनिट बनाने के लिए फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का रेंट तो बढ़ेगा क्या? अभी भी उतना ही है, बाद में भी उतना ही रहेगा। फैक्ट्री में जगह है, ये कैसे पता चला? अभी मैं 50% कैपेसिटी पे काम कर रहा हूं, तो मेरे पास तो कैपेसिटी 10,000 यूनिट बनाने की है, मैं तो एक्स्ट्रा 2000 की बात कर रहा हूं। ठीक है, फैक्ट्री में जगह है, चलो मशीनरी है मेरे पास, तभी मैं कह रहा हूं कि मेरी 50% कैपेसिटी पे काम हो रहा है। मैन पावर है मेरे पास, डायरेक्ट लेना पड़ेगा, इनडायरेक्ट होगा। क्लियर हो गया? बाकी जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे, जैसे कि इंटरेस्ट होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होगा, वो भी मेरा फिक्स लग रहा है। मतलब लॉजिकली मुझे ये 2000 यूनिट बनाना है ना, मुझे एक सिंपल सी चीज समझना है, मैं वेरिएबल कॉस्ट कितनी इंकर करने वाला हूं। इस तरीके का एक क्वेश्चन करना चाहोगे? और अभी खुद से ट्राई करोगे? थोड़ा मैं डी टूर करूंगा, बट दिस विल रियली हेल्प यू। चलिए करते हैं, आपने कहा है तो करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, भूल जाओ कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, भूल जाओ कोई क्वेश्चन कर रहे हो। एक केस स्टडी आपके सामने रख रहा हूं, फोकस चाहिए सभी जनों का, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चे। ये क्लियर हो गया तो समझ लेना जो भी टेस्ट का क्वेश्चन था वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके सामने मैं रख रहा हूं, एक एयरलाइन कंपनी का। इन ऑर्डर टू डेवलप टूरिज्म, ABCL एयरलाइन हैज बीन गिवन अ परमिट टू ऑपरेट 3 फ्लाइट्स वीकली बिटवीन X and Y सिटीज। एक कंपनी है, उसकी 3 फ्लाइट्स चलती है हर हफ्ते, X से Y, Y से X, X से Y, Y से X, X से Y, Y से X। ये क्लियर हो गया? The airline operates a single aircraft of 160 seats capacity। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, एक एयरलाइंस है जिसके पास एक प्लेन है, प्लेन की कैपेसिटी कितनी है? 160। कैपेसिटी का मतलब 100%। The normal occupancy is estimated at 60% throughout the year of 52 weeks। आमतौर पे प्लेन में 60% ऑक्यूपेंसी होती है। कैन यू टेल मी आमतौर में कितने पैसेंजर्स बैठे होंगे? 96। कैसे आया 96? मैं यहां 96 लिख रहा हूं। द वन वे फेयर इज 7200 और एक साइड का किराया एक पैसेंजर का कितना है? 7200। तो 96 पैसेंजर जा रहे हैं, 7200 किराया दे रहे हैं। फ्लाइट की ऑपरेशनल कॉस्ट दी है, फूड सर्व्ड ऑन बोर्ड इज 125 पर पैसेंजर। जो प्लेन में खाना देते हैं ना, वो 125 रुपया पर पैसेंजर है। कौन सी है ये, फिक्स्ड है या वेरिएबल? क्योंकि जितने ज्यादा पैसेंजर उतनी ज्यादा कॉस्ट। मैं आगे बी लिख रहा हूं। कमीशन लिखा है 5% ऑन फेयर एप्लीकेबल, इसको भी मैं वेरिएबल लिख दूं। फ्यूल कॉस्ट ब्रैकेट में लिखा है वेरिएबल।
सर फ्यूल कॉस्ट कैसे वेरिएबल हुआ सर? हाँ, प्लेन में जितने ज्यादा पैसेंजर उतना ज्यादा वजन, जितना ज्यादा वजन उतना ज्यादा फ्यूल कॉस्ट। बिल्कुल सही समझे। नहीं तो कोई लॉजिकली बोलेगा सर दोनों शहर के बीच में डिस्टेंस तो उतना ही ना, तो पेट्रोल कैसे एक्स्ट्रा लगा? बट पेट्रोल वेट से बढ़ता है। फिक्स्ड कॉस्ट आपको दी है एयरक्राफ्ट लीज कॉस्ट मतलब किराया, और लैंडिंग चार्जेस 72,000 पर फ्लाइट। ये क्लियर हो गया डेटा पूरा? पहले क्वेश्चन सुन लो फिर सॉल्व करना। कैलकुलेट द नेट ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट। मंथली नहीं है, ईयरली नहीं है, एनुअली नहीं है, एक फ्लाइट की ऑपरेटिंग इनकम निकालना है। एक फ्लाइट, फ्लाइट मतलब एक साइड, एक्स से वाई, नहीं नहीं बेटा, एक, आप जब जोधपुर जाने की टिकट लेते हो तो आना जाना थोड़ी करते हो, एक साइड की टिकट, ठीक है? अब समझना प्रपोजल क्या है, पर्टिकुलर और दो कॉलम का सोल्यूशन है। सपोज एयरलाइन कहती है कि मैं अपना किराया कम कर देती हूं, अभी किराया कितना है 7,200, उससे मैं किराया घटा के कर देता हूं 6,720 रुपए, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़ जाएंगे। अभी कितने हैं 96, और फिर हो जाएंगे 108। आपको ये बताना है कि प्रपोजल एक्सेप्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कम ऑन, गो फॉर इट, 10 मिनट्स। मैं 1 मिनट इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं। भाई यहाँ पे डेटा पूरा क्लियर है तेरे सामने, पढ़ तो सही प्रेम। 11th मिनट पे मैं हूं बेटा, अभी 10 मिनट आप लोग अपना दिमाग चलाओ। वेरी गुड।
हो गया, वेरी गुड। रुक जाओ, हो गया तो रुक जाओ, हम लोग चेक करेंगे एक साथ, मैं सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए। फेवरेबल है। चार मिनट और बचे हैं, किसी का भी नहीं हुआ, आप आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। रजिस्टर में किया ना ये क्वेश्चन, रेफरेंस दे देना, क्वेश्चन 14/888/9.8, ताकि बाद में नहीं करना पड़े। ये चैप्टर नंबर 9 का है, चैप्टर 9 का क्वेश्चन है ये। हो गया, तो अभी आप लोग करेंगे मटेरियल कॉस्ट, जो मैं आपको वीडियोस दूंगा, उसके बाद हम करेंगे चैप्टर 9। मतलब आफ्टर आई रिटर्न 2 days विल इन्वेस्ट ऑन मटेरियल कॉस्टिंग। समझ में आए? एक दिन पूरा रिवीजन और एक दिन जो डाउट्स है उसके लिए। उसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 9। 3 more minutes left। बेस तो वही रहेगा, बेस तो चेंज हो ही नहीं सकता, और फॉर्मूलाज जैसे मैंने कहा बहुत लिमिटेड है, इसमें तो कुछ है ही नहीं फॉर्मूला, एक सिंपल स्टेटमेंट है ना। केशव मैं कल बता दूंगा आपको, कल है। हाँ जी, करे सॉल्व। इसी चैप्टर के नोट्स में कर देता हूं। थर्टीन, चलिए चेक करते हैं। फॉर्मेट बहुत सिंपल बनेगा इसका, पर्टिकुलर्स और 2 कॉलम्स। क्वेश्चन 14/AAA/9.8, क्वेश्चन 14/AAA/9.8। ठीक है, चलिए फॉर्मेट क्लियर हो गया सबको, और कोई दूसरा और बेटर फॉर्मेट बन ही नहीं सकता है ना। पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट और प्रपोजल। अब प्रेजेंट में नंबर ऑफ पैसेंजर्स और फेयर पर पैसेंजर, ये 2 चीजें चेंज हो रही है प्रेजेंट और प्रपोजल में। क्लियर? एट प्रेजेंट
number of passengers are 96, fare is 7,200. In proposal it will become 108 and fare will become 6720. Now since we have to prepare a profitability statement, तो हम लोग सबसे पहले यहां पर निकालेंगे टोटल रेवेन्यू। सर्विस इंडस्ट्री है ना, तो सर्विस इंडस्ट्री के लिए सेल्स वर्ड यूज करना थोड़ा अजीब सा लगता है, तो 7,200 मल्टीप्लाइड बाय 96 पैसेंजर, टोटल रेवेन्यू पर फ्लाइट। जब हम कहते हैं फ्लाइट, तो फ्लाइट का मतलब वन साइड होता है ना, मतलब बस की तरह थोड़ी होता है, राउंड ट्रिप का टिकट थोड़ी मिलता है ना। तो 6,91,200 और 6720 इंटू 108। मैं सिर्फ रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है इस बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि रेवेन्यू अपने साथ कॉस्ट भी लेकर आएगा। तो फिर मैं यहां से माइनस करता हूं टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट को मैं चाहूं तो ब्रेक कर सकता हूं बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले फूड है, कमीशन है और फ्यूल है, ठीक है। फूड, कमीशन एंड फ्यूल। फूड कॉस्ट है एट द रेट ऑफ 125 पर पैसेंजर। जैसे टेस्ट वाले क्वेश्चन में मटेरियल कॉस्ट था, उसमें और इसमें डिफरेंस पता है क्या है, वहां पे कॉस्ट चेंज हो रही थी, यहां पर कॉस्ट चेंज नहीं हो रही। तो 125 रुपए के हिसाब से 96 पैसेंजर्स पे वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है 12,000। कमीशन जो लगता है, क्वेश्चन में क्या दिया अच्छे से पढ़ना, 5% ऑन फेयर एप्लीकेबल। कहना इसे टोटल कलेक्शन पे 5% निकाल लें, तो टोटल कलेक्शन 6,91,200 है, उसका 5% होता है 34560 और फ्यूल 96,000। ये कैलकुलेशन बैठ गया 96,000 फॉर 96 पैसेंजर्स। तो 108 के लिए कितना होगा, 1,08,000 और यहां पे 125 इंटू 108 होगा 13,500 और यहां पर 725,760 का 5% होता है 36,288। फिर मैं यहां पर लिखता हूं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में एयरक्राफ्ट लीजिंग, लैंडिंग चार्जेस, ये अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, 350 एंड 772, 3,50,000, 72,000। Total profit, it's A minus B. सो क्या कहेंगे हम, प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड। नीचे आप एक लाइन में कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस द टोटल प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग द प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड। एक क्वेश्चन हमने किया था चैप्टर नंबर 6 में, आपको याद है कि 4 तरीके के एक्सपेंसेस करने थे, तो हम गुड्स 100% गुड्स बेच सकते हैं 500 रुपए में, नहीं तो 5, वो भी प्रपोजल वाला क्वेश्चन था। आपका फाइनल का जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का पेपर है उसका नाम क्या है, मैंने आपको बताया था SCMPE। SCMPE इसका मतलब क्या हुआ, SCMPE पेपर का फुल फॉर्म। सीए फाइनल में उससे पहले 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल करने थे। आपको मैंने बताया था हम जो कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं वो वन ऑफ द मॉड्यूल है।
है ना, SCMPE, इसमें जो PE है ना, इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब हुआ प्रपोजल का इवैल्यूएशन करना, डिसीजन मेकिंग देना, और वो डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे ज्यादा काम आएगा। समझ में आ रहा है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो आपको यह समझना है कि पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जगह जगह पे इवैल्यूएशन करने वाले हैं। मटेरियल कॉस्ट टॉपिक में हमें ये मटेरियल यूज करना चाहिए या ये मटेरियल यूज करना चाहिए। लेबर कॉस्ट टॉपिक में हमें लेबर्स अलग अलग कैटेगरी की होती है, आप काम कैसे करवा सकते हैं, सस्ते मजदूर लगाएंगे ज्यादा लगाना पड़ेगा, एफिशिएंट लोग लगाएंगे महंगे आएंगे, कम लोगों में काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब प्राइमरली स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, 3 टाइप के लेबर्स होते हैं। आप पॉइंट समझ रहे? तो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमें सिर्फ प्रपोजल्स को इवैल्यूएट करना है ताकि हम मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद कर सके कि यार ये इस तरीके से स्टेटमेंट बन रहा है। अब आपकी इच्छा है, आप फेयर कम करना चाहते हैं तो आप फेयर कम कर दीजिए, आपका ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगा। यही मैट्रिसेस होटल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। कहीं ना कहीं यही तो चीज अभी हम लोगों ने की थी, जो हमने टेस्ट का क्वेश्चन किया था। हम 5000 हॉकी स्टिक बनाकर खुश थे, हमारे पास ऑफर आता है कि एक्स्ट्रा 2000 चाहिए, लेकिन मैं 500 रुपए पे नहीं लूंगा। वो कहता है कुछ कम में दो। अब वो कुछ कम कितना कम हो सकता है वो हमें समझना है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, सॉल्व नहीं करेंगे अभी, हम सिर्फ पढ़ेंगे, क्वेश्चन सिर्फ पढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। इनऑर्गेनिक केमिकल्स वाला, हाँ ये रहा वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, सिर्फ पढ़ना है, अभी सॉल्व नहीं करना है, इच्छा होगी तो भी मत करना, सिर्फ पढ़ना। Inorganic chemicals purchases salt and processes it into more refined products such as caustic soda, chlorine and PVC. रॉ मटेरियल क्या है? सॉल्ट। उससे प्रोडक्ट्स बनते हैं 3, caustic soda, chlorine and PVC. During the month of April, inorganic chemicals purchased salt for rupees 40,000. कन्वर्जन कॉस्ट इज 60,000 incurred up to split off point. ये टर्म समझ में नहीं आएगा। At which the 2 sellable products were produced. इसका मतलब है उन्होंने जो रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल पे कुछ जॉइंट कॉस्ट इंकर करके 2 प्रोडक्ट्स बने। कौन से 2 प्रोडक्ट बने? कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन बना। ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट्स बने हैं। क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू पीवीसी। अब समझना, अगर मैं चाहूं तो क्लोरीन को क्लोरीन की तरह बेच सकता हूं। कोई बता सकता है क्लोरीन का यूज क्या होता है? परफेक्ट, परफेक्ट, स्विमिंग पूल को प्योरीफाई करने के लिए। अब अगर मैं चाहूं तो क्लोरीन को क्लोरीन की तरह बेच सकता हूं, नहीं तो मैं क्लोरीन को थोड़ा फर्दर प्रोसेस कर एक नया प्रोडक्ट बना सकता हूं जिसको क्या कहते हैं? पीवीसी। और मैं क्लोरीन को पीवीसी बनाकर बेच सकता हूं। ये क्या कहता है? Chlorine can be further processed into PVC. The April production and sales information is as under. तो अप्रैल में आपका प्रोडक्शन और सेल्स इंफॉर्मेशन है। लुक एट द सेल्स डेटा, प्लीज स्टॉप टॉकिंग, लुक एट द सेल्स डेटा। आपने अप्रैल में कॉस्टिक सोडा बेचा है और पीवीसी बेचा है, इसका मतलब है क्लोरीन नहीं बेचा। क्या मैं यहां से यह कह सकता हूं कि पूरा क्लोरीन जो है उसको हमने पीवीसी बनाकर पीवीसी की तरह बेचा? पक्का? अब देखो नीचे प्रपोजल आ रहा है। All 800 ton of chlorine was further processed at an incremental cost of 20,000 to yield 500 tons of PVC. There was no byproduct or scrap from this further processing of chlorine. There was no beginning and ending inventory of caustic soda, chlorine, PVC in April. ठीक है, क्लियर हुआ? एक सेकेंड, इनको कह रहे हैं मैं नहीं दिख रहा। ठीक है, देयर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर क्लोरीन, मतलब क्लोरीन के लिए एक्टिव मार्केट है स्विमिंग पूल्स वालों का। इनऑर्गेनिक केमिकल्स कुड हैव सोल्ड द एंटायर अप्रैल प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एट ₹75 पर टन। अगर मैं क्लोरीन को पीवीसी नहीं बनाता था और सिर्फ क्लोरीन की तरह बेचता था तो ₹75 पर टन में बेच सकता था। Lifetime swimming pool products offer to purchase in 800 tons of chlorine in May at ₹75 per ton. This sale would mean that no PVC could be produced should offer be
एक्सेप्टेड। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं आ गया यहां पर भी, मतलब क्लोरीन को क्लोरीन की तरह बेचना है या क्लोरीन को पीवीसी बनाकर बेचना है, ज्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए क्या होगा। बेटा एक बात बताओ, डिसीजन मेकिंग का क्राइटेरिया क्या रखोगे? प्रॉफिटेबिलिटी। सर देखो कॉस्टिक सोडा पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कॉस्टिक सोडा वैसे के वैसे ही बिक रहा है। अब सवाल आता है कि कॉस्टिक सोडा के साथ क्या बिकेगा। ऑप्शन ए कॉस्टिक सोडा प्लस क्लोरीन, ऑप्शन बी कॉस्टिक सोडा प्लस पीवीसी। ये क्लियर हो गया? जिस कॉम्बिनेशन में प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा वो प्रपोजल हम एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर हुआ? तो 3 क्वेश्चंस आज हमने देखे हैं, टेस्ट का क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन और ये चैप्टर 10 का क्वेश्चन है। अगेन आपको फील ही नहीं हो रहा होगा कि कोई अलग टॉपिक का क्वेश्चन है। इट्स अ सिंपल स्टोरी। आपको इस सिंपल स्टोरी को इवैल्यूएट करना है और देखना है कि भाई आप इस तरीके से कर सकते हो या नहीं। बट 2-3 टर्म्स यहां भी आपको समझ में नहीं आएंगे, तो डोंट गो फॉर दिस क्वेश्चन, डोंट ट्राई दिस क्वेश्चन राइट नाउ। ठीक है, आप सिर्फ एक काम कीजिए, कम टू चैप्टर नंबर 8, जो हमारे 2 क्वेश्चंस बचे हैं। चैप्टर नंबर 8 में आप आएंगे। हाँ जी, अच्छा एमसीक्यूज डिस्कस करना बाकी, चलो एमसीक्यूज कर लेते हैं। Get this. Even in FM also, अभी आपका कौन सा टॉपिक चल रहा है? कैपिटल स्ट्रक्चर। लेवरेज उसके बाद है या पहले है? बाद। ये 2-3 इनिशियल टॉपिक्स खत्म हो गए ना आपके, कैपिटल स्ट्रक्चर लेवरेज। फिर आपको एफएम भी ऐसा ही फील होगा कि एफएम में सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही है, बिकॉज कॉस्टिंग एंड एफएम दे गो हैंड इन हैंड। सी यहां पर हम कंपैरिजन करते हैं, पर ये कंपैरिजन करने के बाद हमें फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करना पड़ता है जो जाता है एफएम के अंदर, और फिर दोनों के बेसिस पर डिसीजन होता है। तो एफएम के अंदर भी वंस योर कैपिटल बजटिंग स्टार्ट्स, then your working capital management of working capital starts, you'll feel all the questions belong to the same topic. There's only one common thing which you need to use and that's common sense. ठीक है, चलो, which one of the following is true about cost control? It is a corrective function, it challenges the set standard, it ends when the target is achieved and it is concerned with future. The answer is C. Cost control मतलब कंट्रोल का मतलब एक पॉइंट पे लाकर आप उसको खत्म कर देते हो, क्योंकि उसके बाद वो कंट्रोल नहीं की जा सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो समझना 3 स्टेटमेंट फॉल्स होंगे और एक स्टेटमेंट इसमें से ट्रू होगा। ठीक है, इन जॉब कॉस्टिंग मेथड अ कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच जॉब। जॉब कॉस्टिंग मेथड में कॉस्ट शीट हम जो प्रिपेयर करते हैं वो हर एक जॉब की प्रिपेयर करते हैं। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। हमने जॉब कॉस्टिंग के ऊपर डिस्कशन किया था, कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने? बाइक का, कि आपकी अपनी बाइक जब सर्विसिंग में देते हैं तो आप क्या करते हैं। ठीक है, अ प्रोडक्शन ऑर्डर इज एन ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। अ प्रोडक्शन ऑर्डर इज एन ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर। Production order is an order received from a customer for a particular job. Production order is an order received from the production department. It is not from a customer. ये false. Prima facie answer मिल गया हमें, A true है। In contract costing, the contract which is complete up to 1/4 of the total contract, 1/4 of the profit would be transferred to P&L account. ये भी आंसर absolutely false है। In contract, third one, C option कह रहा हूं, in contract costing, the contract which is complete up to 1/4 of total contract, 1/4 of the profit should be transferred. नहीं, हम लोग प्रॉफिट कितना ट्रांसफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, नॉट एक्चुअल 1/4 प्रॉफिट। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है, शुरुआत में कॉस्ट ज्यादा होती है और बाद में कॉस्ट कम होती है। In contract costing, profit of each contract is computed when the contract is completed. No, profit is computed on the each year ending date. हम कॉन्ट्रैक्ट एंड होने तक इंतजार नहीं करते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 याद है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन
मेथड यूज होता है ना, इसलिए फॉल्स है। थर्ड क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम where the products differ in type of material and work performed is job costing. Job costing. Audit fees paid to auditor क्या है? Administration cost. हमने डिस्कस किया था अकाउंटेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग सर्विस फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। नंबर 5, जॉब कॉस्टिंग इज डैश, मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज फॉर non-standard, non-repetitive products. Why? Because job तो change हो सकता है, किसका कोई भी काम अलग टाइप का हो सकता है। Job means what? Something which is done on the specification of others. It's like a contract. समझ में आया? Number 6, the most suitable cost system where the product differs in type of material and work performed is a job costing. अब देखो ये एमसीक्यूज भी आपके लिए क्या है, जिसने मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के वो पैराग्राफ्स पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1, मैंने आपको याद है बोला था आईसीआई स्टडी मटेरियल, नहीं पढ़े तो अभी भी पढ़ लेना, ये ध्यान रखना। टिकट काउंटर इन अ रेलवे स्टेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, वहां पे क्या आता है, रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू सेंटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी होता है। इनडायरेक्ट ओवरहेड्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। आंसर है ऑप्शन सी, चेक करिएगा। 9, a company pays royalty to state government on the basis of production, it is treated as direct expenses। रॉयल्टी का ट्रीटमेंट हमने देखा है, अगर आप रॉयल्टी पे नहीं करेंगे तो नहीं बना सकते हैं। सैलरी पेड टू फैक्ट्री स्टोर स्टाफ, सर ये डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं होगा? फैक्ट्री में क्या काम कर रहा है, स्टोर कीपर है। अगर वो मेन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता था तो आंसर सी होता था, यहां पर आंसर ए होगा। बहुत बढ़िया। नंबर 11, जनरली फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट शीट प्रिपरेशन कॉस्ट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। हम लोग कौन सा क्लासिफिकेशन देखते हैं, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब 3 फॉल्स होंगे, एक ट्रू होगा। चलिए देखते हैं। जॉब कॉस्ट शीट में बी प्रिपेयर्ड फॉर फैसिलिटेटिंग रूटिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ द जॉब, द आंसर इज फॉल्स। जॉब कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड टू ascertain द जॉब कॉस्ट। नंबर बी, job costing can be suitably used for concerns producing uniformly any specific contract. False. Job costing is used for the concerns having different types of jobs. एक अभी हमने इस पे सिमिलर एमसीक्यू देखा था कि जॉब्स जो है वो एक दूसरे से अलग हो सकता है। Job costing cannot be used in companies using standard costing. ये भी false है। Standard costing is a technique of costing and job costing is a method of costing. तो job costing can be used even in case of standard costing. और लास्ट है none of the above. अब अगर तीनों false है तो आंसर क्या होगा, none of the above. क्लियर हुआ? Depreciation is an example of fixed cost without any doubt. The allotment of whole item of cost center or cost unit is called as cost allocation. We will understand in much more detailed manner in chapter number, cost allocation is chapter number 4. इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड? इसमें से कौन सा अकाउंटिंग रिकॉर्ड कंसिडर किया जाता है? आपको अभी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, मटेरियल कॉस्ट से रिलेटिंग है, बट चैप्टर नंबर 1 में क्योंकि सब आता है इसलिए ये है। आंसर है स्टोर लेजर। डू यू रिमेंबर लीफो, फीफो? तो स्टोर्स लेजर में हम लोग क्या लिखते हैं, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, देयरफॉर स्टोर्स लेजर। वेरिएबल कॉस्ट क्या, वेरिएबल कॉस्ट क्या? क्रिटिकल क्वेश्चन है। वेरिएबल कॉस्ट आंसर है बी, रिमेन्स फिक्स्ड पर यूनिट। ये सी वाला पॉइंट कंफ्यूज करेगा। वेरिएबल कॉस्ट वेरीज पर यूनिट कब होता है? आपको एक वो क्वेश्चन याद है, हमने आइडेंटिफाई किया था 3 अलग अलग वीक का प्रोडक्शन था, मटेरियल कॉस्ट,
पर यूनिट सेम होता है। अभी भी हमने क्वेश्चन किया, देखिए पर यूनिट सेम होता है, टोटल बेसिस पर वेरी होता है। समझ में आ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड होता है। भाई अभी अपन ने एक क्वेश्चन देखा, मटेरियल कॉस्ट 150 रुपए पर यूनिट। अब 5000 हॉकी स्टिक बनाएगा तो भी 150 रुपए पर यूनिट ही लगेगा, और 7000 बनाएगा तो भी 150 रुपए पर यूनिट ही लगेगा। चेंज क्या होगा? टोटल कॉस्ट। समझ में आया? यहां एक्सीडेंट पॉइंट पता है क्या? बच्चा ये वेरीज देखते ही हाइपर हो जाएगा, अरे हाँ वेरीज मेरा सही आंसर है। ये गलती मत करना। इसका मतलब है एमसीक्यूज में चारों ऑप्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है। 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छे से देखना, इट मे चेंज इन टोटल वेयर सच चेंज इज अनरिलेटेड टू चेंज इन प्रोडक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो सकती है क्या? हाँ, अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10%, इसी टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3। फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो सकती है अनरिलेटेड टू चेंजेस इन प्रोडक्शन। वैसे तो ये आंसर ट्रू है, ठीक है, सही है। इट मे चेंज इन टोटल वेयर सच चेंजेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नो। जो प्रोडक्शन के वजह से कॉस्ट चेंज होती है उसको कौन सी कॉस्ट कहते हैं? वेरिएबल। इट इज कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कभी भी कांस्टेंट नहीं। अरे भैया पर यूनिट अगर कांस्टेंट हो गई तो वो कौन सी कॉस्ट बन जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट। इट मे चेंज इन टोटल वेयर सच चेंज डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन विद इन द रेलेवेंट ईयर, नो। सच चेंज इन, कभी भी ध्यान रखना, चेंज इन प्रोडक्शन के वजह से जो कॉस्ट चेंज होती है उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और वो कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई चेंज ही नहीं होता है, कितना भी यूनिट बनाओ नहीं बनाओ। भैया देख सिंपल है, हमने हॉकी स्टिक का एग्जांपल लिया। सपोज करो वो कंपनी के अंदर हॉकी स्टिक बनाते ही नहीं है, फैक्ट्री का किराया नहीं लगेगा। अब 5000 बनाते हैं तो किराया बढ़ जाएगा क्या? 7000 बढ़ाए तो बढ़ जाएगा, तो फिक्स कॉस्ट नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम। आंसर इज ऑप्शन ए, चेक करिएगा। 18, which one of the following is not included in preparation of cost sheet? इनमें से क्या नहीं आता है? इंटरेस्ट पेड। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट पेड को कंसीडर नहीं करते हैं। मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 1 मैं फिर से रेफर करना चाहूंगा बार बार, थ्योरी के लिए प्रिपेयर करना। मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 1, कॉस्ट ऑफ सर्विस अंडर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग डैश। सर्विस कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट की हम कॉस्ट कैसे असरटेन करते हैं? बाय प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट। आंसर है ऑप्शन ए। अभी आपने एयरलाइन कॉस्टिंग का कॉस्ट शीट ही तो बनाया, जो हमने बनाया था एयरलाइन कॉस्टिंग का, क्या बनाया? कॉस्ट शीट बनाया। बैच कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर बिकॉज मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड इन बैच। क्लियर हो गया? चलिए, सो बचा पार्टी। आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8। आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8। राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू। होमवर्क ऑफ लेक्चर नंबर 13, चैप्टर नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका आज का होमवर्क। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। क्या